और उसका ऑस्ट्रेलिया जाना निश्चित हो चुका था। कुछ दिनों बाद उसका पासपोर्ट घर के पते पर आ जाएगा और फिर वो नए देश की नई शुरुआत करेंगे। नीलू के गले लगकर जो बेटा बहुत खुश था। नीलू ने भी उसे बधाई दी। नीला ने अपनी मम्मी को पूरी दिल्ली शहर घुमा दिया। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, पालिका, बाजार और मेट्रो में भी शहर कराई। दोनों माँ बेटा 5 दिन दिल्ली में रहने के बाद वापस घर आ गए। दोनों बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे थे। नीलांश ने तो कॉलेज जाने से भी मना कर दिया और वो दोबारा सो गया, लेकिन नील को तोहफे जाना था। उसे अब और छुट्टी नहीं मिल सकती थी। इतनी छुट्टियां भी मिस्टर मुखर्जी की वजह से मिल गई थी। बिमला ने जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगा दिया और लंच बॉक्स पैक करने लगी। नीलू जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो रही थी। नीलू नहाने के बाद जल चढ़ाने के लिए पीछे वाले बगीचे का उपयोग करती थी, क्योंकि पीछे वाले बगीचे में सूर्यदेव के साक्षात दर्शन होते थे। इसलिए वो पीछे वाले बगीचे में जाकर सूर्य को जल चढ़ा थी। पीछे बगीचे में मिस्टर मुखर्जी भी चाय पी रही थी। अचानक से उनकी निगाह नीलू पर पड़ी। नीलू को देखकर तो एक बार हैरान और परेशान होने लगे। कहीं उनकी आंखें खराब तो नहीं हो गई। शायद वो कोई सपना देख रहे हैं या उन्हें नीलू के सामने होने का भ्रम हो रहा है। कई दिनों से लगातार नीलू के बारे में सोने की वजह से उन्हें हर जगह नीलू नजर आ रही थी। दूसरी बार नीलू जब कपड़े सुखाने आई तो टोल सूख ने उसे बहुत ध्यान से मिस्टर मुखर्जी देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि साथ वाला घर नीलू मैडम का है। नील को इतने करीब देखकर उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो हैरान होकर देखते रहे, बस देखते ही रह गए और मन ही मन खुश थे कि उसे खुशी को छुपाने उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब बार बार अंदर बाहर नीलू को आते जाते देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहे, सच में नीलू को देख रहे हैं। इतनी खुशी की बात हो ना तो अपनी बेटी से इस खुशी को बांट सकते थे और मन ही मुनीश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अचानक से उन्हें कितनी बड़ी खुशी दी। सब अब वो रोज ऑफिस के बाद भी नीला के साथ रहेंगे, मतलब आसपास रहेंगे। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी धर्म तो सबसे पहले निभाना चाहिए। मिस्टर मुखर्जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इस खुशी को मैं जो बावले हुए जा रहे थे कि साथ वाला घर नीलू मैडम का है। उन्होंने तुरंत बिल्डिंग इंचार्ज को फोन किया और पूछा साथ वाले घर में कौन रहता है। बिल्डिंग इंचार्ज ने कहा, सर कोई दिक्कत है क्या तो मुझे बताइए। यकीन मानिए साथ वाले घर वैसे तो बहुत ही अच्छा परिवार रहता है, माँ बेटा रहते हैं और वो घर नीलमणि मैडम के नाम पर अलॉट हुआ है। परिवार में 4 लोग रहते हैं, माँ बेटा और एक उनके काम वाली और उसकी बेटी। सभी बहुत अच्छे हैं सर, उनकी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है तो बताइए। मिस्टर मुखर्जी बोले, अरे नहीं नहीं, शिकायत नहीं है। मैं तो बस जानकारी के लिए पूछ रहा था कि आसपास कौन रहता है। बिल्डिंग इंचार्ज बोला, अच्छा मैं समझ गया। सर बिल्डिंग इंचार्ज से कंफर्म होने के बाद तो मिस्टर को मुखर्जी को पूरा विश्वास हो गया कि वो नीलू ही है। कितना प्यारा नाम है। नीलमणि टमी नीला मैडम का व्यक्तित्व इतना आकर्षक और प्रभावशाली है। ओम मिस्टर मुखर्जी को ऐसा लग रहा था जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। कई बार ईश्वर ऐसे ही कृपा करते हैं, जैसे हमारी माँ की सारी बातें सुन रही हो।
जिस शख्स को हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो खुदा भी उसे शख्स को हमारे करीब लाने में मदद करता है। जैसे अचानक से ही मुझे नीलू मैं के साथ वाला घर मिल गया। मैं तो सोचा भी नहीं था कि नीलू के साथ वाला घर मुझे मिल जाएगा। शायद बिल्डिंग इंचार्ज से कहता तो भी मुझे नहीं देता, लेकिन आज तो बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। मिस्टर मुखर्जी के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी को देखकर उसकी बेटी अपना ने पूछा, पापा क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मिस्टर मुखर्जी यह सुनकर कुछ नहीं बोले और अपनी खुशी को संभालते हुए बोले, आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाता हूँ, चलो वरना ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। तो अपन ना कहने लगी, पापा आज जल्दी ऑफिस क्यों जाना, कोई मीटिंग है क्या? मिस्टर मुखर्जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते हुए रसोई में आ गए और अपनी अपर्णा की मनपसंद मटर पनीर की सब्जी बनाने लगे। और नाश्ते में भी जो काम आ जाएगी और लंच बॉक्स में भी आज नीलू मैडम के लिए यही लेकर जाऊंगा। अपर्णा को पापा की खुशी तो दिख रही थी, लेकिन किस बात के लिए खुश हैं वो समझ नहीं आ रहा था। दोनों पापा बेटी अंदर आ गई और मिलकर नाश्ता करने लगे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, तुम अपना लंच पैक कर लो और नहाने चली जाओ और मैं तैयार होकर अपने लिए खुद बना लूंगा। यस उनका परिणाम नहाने के लिए चली गई। इंसान को जब अपनी मनपसंद की चीज आसपास दिखाई देने लगते हैं तो उसके चेहरे पर इसका असर साफ दिखाई देता है। व्यक्ति की मुस्कुराहट भाव सब बदल जाते हैं और काम करने में मन लगता है और शरीर में एक नई ताजगी का होता है। जैसे नीलू को देखकर मिस्टर मुखर्जी अपने मन में ताजगी महसूस कर रहे थे। नीलू बेचारी इन सब बातों से बेफिक्र दफ्तर जाने की जल्दबाजी में अपना काम भाग भाग कर रही थी। कई दिनों से घर के बाहर रहने के कारण चीज इधर उधर रखी थी और उन्हें चीजों को ढूंढने में समय लग रहा था। अपनी रसोई की खिड़की से नीलू को अपने घर में काम करते देखकर और उनकी आवाज सुनकर मिस्टर मुखर्जी बहुत खुश हो रहे थे और खाना बनाते बनाते सोच रहे थे कि क्या किसी के जाने के बाद किसी से दोबारा प्यार करना गुनाह है। ऑफ मिस्टर मुखर्जी खुद को संभालो। मिस्टर मुखर्जी अपने मन में धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे, दुनिया के रहेगी इस उम्र में प्यार, वो भी नीलू मैडम से जो एक जवान बेटे की माँ है। मिस्टर मुखर्जी को अब थोड़ा डर भी लग रहा था। अपनी बेटी के साथ साथ नीलू के जवान बेटे भी हैं। कहीं उनका यह पागलपन किसी मुसीबत में ना उन्हें डाल दे। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपाते। तभी तेज आवाज में मिस्टर मुखर्जी का ध्यान तो सारी सब्जी जल चुकी थी। चाय उबालकर पूरी तरह जल चुकी थी। सारी रसोई से धुआं भर गया था और मिस्टर मुखर्जी बड़े शांत भाव से खड़े सोच विचार में मग्न थे। अपन ने जल्दी से गैस बंद की और पापा को रसोई से बाहर निकाला। इतना धुआं भर गया था लेकिन मिस्टर मुखर्जी ऐसे शांत खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना ये देखकर अपर्णा का दिमाग घूम गया, कहीं पापा को किसी बात को लेकर टेंशन तो नहीं है। विमल भी उधर अपनी रसोई से देखा तो उसे लगा साथ वाले घर में आग लग गई है। धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विमला ने भागकर नीलू को बताया, साथ में साथ वाले घर में शायद आग लग गई है। सारी रसोई घर में धुआं दिखाई दे रहा है। ये लोग अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। विमला बोली, शायद रसोई में कोई छोटी लड़की खाना बना रही थी। नीला के साथ वाली मिसेज सिंह और नीलू दोनों एक साथ मुखर्जी के घर में आई
और बोली, क्या हुआ, घर में इतना धुआं कैसे उठ रहा है? अपर्णा जल्दी से बाहर आई और बोली, सीना आंटी क्या करो, पता नहीं पापा का दिमाग आजकल कहाँ रहता है। सारी सब्जी जला दी और चाय जल जलकर जो है राख हो गई है। उसी का धुआं सारी रसोई में भर गया है। वो तो शुक्र है मैं नहीं जाकर गैस बंद कर दिया, नहीं तो घर में आग लग जाती और मैंने पापा को बाहर निकाला नहीं तो पापा वहीं खड़े रह जाते। पापा पर ना बहुत गुस्से में बोले जा रही थी। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं जो इतना धुआं भी महसूस नहीं हुआ। नील तो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन मी सिंह बोली, कोई बात नहीं बिटिया, कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं ध्यान रहता, चलो शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तुम दोनों ठीक हो ना? आवाज सुनकर मिस्टर मुखर्जी बाहर आ गए। नीलू को देखते ही बोल, अरे आप यहाँ कैसे? नीलू बोली, सर आप यहाँ कैसे? तो मिस्टर मुखर्जी बोले, अरे मैडम यह मेरा ही घर है, अभी परसों ही तो मुझे इसकी चाबी मिली है और मैं यहाँ रहने के लिए आ गया। नीलू ने बताया कि साथ वाला घर मेरा है। मिस्टर मुखर्जी ने ये सुनकर ऐसे जाहिर किया जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि साथ वाला घर नीलू का है। मिस्टर मुखर्जी बोले, हो अच्छा अच्छा, तो आप साथ वाले घर में रहती हैं और इस तरफ मेज सिंह रहती हैं। मिस्टर मुखर्जी मुस्कुराते हुए बोले, दोनों ही पड़ोसी बहुत अच्छे मिले हैं। नीलों को देखकर मिस्टर मुखर्जी मनी मन बहुत खुश हो रहे थे और अपनी खुशी को छुपाने का पूरा प्रयास भी कर रहे थे। मिस्टर सीना और नीलू तो पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। दोनों ही चाय और जाली सब्जी देखकर हंस पड़ी। मेज सिंह बोली, सॉरी अपर्णा, मैं तुम्हें खाना बनाकर दे देता हूँ, लेकिन मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। मैं तो स्कूल जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकली थी, इतना धुआं देखकर घबरा गई तो अंदर चली आई, लेकिन अब मेरी बस आने वाली है। आज तुम दोनों पापा बेटी बाहर ही खाना खा लेना। नीलू बोली, अरे मेज सिंह आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आज उनके लिए मेरी मेड विमल खाना बना देगी, आप निश्चिंत होकर स्कूल जाइए। ये सुनकर मेज सिंह अपने स्कूल जाने के लिए बाहर आ गई। मिस्टर मुखर्जी ने नीलू को बैठने के लिए कहा और अपनी बेटी से परिचय करवाते हुए बोले, यह मेरी बेटी अपर्णा है। अपर्णा यह मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। मिस नीलमणि यानी मेज नीलू मैडम अपना ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, आंटी जी नमस्ते। आंटी जी आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नीलू बोली, नहीं बेटा, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी, मैं बिमला से कह दूंगी, वो तुम दोनों के लिए पराठे बनाकर भेज देगी। बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहने लगी, क्या आपके यहाँ खाना बनाने वाली है? तो नीलू बोली, हाँ, वो हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रही हैं और दोनों माँ बेटी हमारे घर में रहती हैं। ये सुनकर अपना सोचने लगी, वो इन आंटी जी से बनाकर रखनी पड़ेगी ताकि कभी कभी इनकी काम वाली से हम भी खाना बनवा लिया करेंगे, थोड़ा फायदा हमें भी मिल जाएगा। अपर्णा बोलिए, अरे आंटी जी आप तो पापा के साथ ही काम करती हो, दोनों एक ही ऑफिस में जाना होता है, वैसे ही भी आप दोनों में से सीनियर कौन है? तो नीलू बोली, तुम्हारे पापा सीनियर भी हैं और मेरे बस भी हैं, तो अपने ना बोली तो आंटी जी फिर किस बात का डर है? अपर्णा हंसते हुए बोली, तो आपके बस लेट हो गए हैं तो आप भी लेट हो सकते हैं। यश सुनकर मिस्टर मुखर्जी और नीलू दोनों हंसने लगे। नीलू ने कहा, अपन ना बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो तो ठीक है।
आज तुम दोनों हमारे यहाँ नाश्ता करो, फिर हम दोनों साथ में ऑफिस चलते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर मुखर्जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कितना अच्छा मौका वे कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है अपर्णा, आप दोनों तैयार होकर घर आ जाओ, तब तक मैं बिमला से खाना तैयार करवा देता हूँ। ये कहकर नीलू जो घर के लिए जाने लगी, तभी अपर्णा बोले, आंटी प्लीज थोड़ा सा लंच पैक करवा दीजिए। वो क्या है ना आंटी जी, कॉलेज की कैंटीन का खाना अच्छा नहीं मिलता और पापा ने सब्जी भी सारी जला दी। तो नीलू बोली, अरे अपर्णा रिलैक्स, तुम आ जाओ, लंच भी पैक कर दूंगी। ये कहकर नीलू अपने घर आ गई। घर जाकर नीलू ने बिमला से कहा, जल्दी से 2 लोगों के लिए नाश्ता बना दो। नीलू कहने लगी, बिमला तुम्हें पता है साथ वाले घर में मेरे बस और उनकी बेटी अपर्णा रहती है। वो दोनों ही नष्ट करने आ रहे हैं। थोड़ा जल्दी बना दो, फिर मुझे भी ऑफिस जाना है। नीलू ने देखा नीलांश गहरी नींद में सो रहा था। उसके जो कैमरे का दरवाजा भी धीरे से बंद कर दिया उसने, ताकि उसकी नींद खराब ना हो। कुछ देर बाद मिस्टर मुखर्जी अपनी बेटी अपर्णा के साथ नाश्ता करने के लिए आ गए। विमला ने थोड़ी देर में पराठे, दही और गोभी आलू की सब्जी के साथ नाश्ता टेबल पर सजा दिया और तो लंच बॉक्स पैक करने रसोई में भी वापस आ गई। जैसे ही पापा बेटी ने खाना शुरू किया, इतने में विमल चाय बनाकर ले आई। नीलू ने उनके साथ बैठकर चाय पीने लगी। मिस्टर मुखर्जी धन्यवाद देते हुए कहा, आज तो आपकी वजह से बढ़िया नाश्ता करने को मिल गया, लेकिन हमारी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नीला बोली, प्लीज सर, क्षमा मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो हमारे सर भी और हमारे पड़ोसी भी बन गए हैं। तभी अपर्णा हंसती है, बोली, और पड़ोसी का काम होता है, पड़ोसी के काम आना। ये डायलॉग सीन आंटी हमें रोज बोलती है। ये सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अपर्णा ने पूछा, आंटी आप अकेले रहते हो क्या? आपके हस्बैंड और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे? नीलू थोड़ी उदास होकर बोली, बेटा मेरे पति 3 साल पहले एक हादसे में मारे गए। इस हादसे में मेरा छोटा बेटा नीलेश भी ईश्वर को प्यार हो गया। अब मैं और मेरा बड़ा बेटा नीलांश साथ साथ रहते हैं और नीलम सभी सो रहा है। अपर्णा ने कहा, सॉरी आंटी, मैंने आपको दुखी कर दिया और आपके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। आपका परिवार भी हमारे परिवार जैसा है। मेरी मम्मी भी 3 साल पहले हमें छोड़कर ईश्वर के पास चली गई। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। अपर्णा की आंखें भर आई थी। नील उन्हें उसे अपने गले लगाया और अपर्णा भावुकता वंश बच्चों की तरह नीलू के गले लग गई। नीलू ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत रख को बेटा, अपर्णा समय हा जख्म को भर देता है। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, मैं जानती हूँ। तभी मिस्टर मुखर्जी ने कहा, अभी छोटी है तो भावुक हो जाती है। अच्छा बेटा, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। अपर्णा ने खुद को संभालते हुए नाश्ता खत्म किया और बिमला आंटी को थैंक यू भूलकर अपना लंच बॉक्स ले लिया। मिस्टर मुखर्जी भी बाहर आ गए और बोले, नीलू मैडम आप भी साथ चलिए। नीलू अपर्णा के साथ पीछे बैठ गई। दोनों रास्ते में बातें करते रहे। अपर्णा का स्वभाव बहुत मिलनसार था। वह किसी को भी अपना बना लेती थी। उसका सीधा सरल स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। नीलू को भी अपर्णा से मिलकर बहुत खुशी हुई। अपना को देखकर जो नीलू को भाग्य लक्ष्मी किया याद आ गई। मिस्टर मुखर्जी आज बहुत ही खुश थे कि
आज अगर सब्जी नहीं जलता तो शायद नीलू और मेरी इतनी अच्छी मुलाकात नहीं होती। मुझे इतना अच्छा मौका नीलू से मिलने का नहीं मिलता। मिस्टर मुखर्जी सोच रहे थे कि बार बार कुछ खराब होने के बाद कुछ अच्छा होने का संकेत देता है। भले ही आज नीलू के बारे में सोते हुए सब्जी जल गई, चाय का पाटील जलकर राख हो गया। कितना नुकसान हुआ, लेकिन इस सब के बीच नीलू जी से मुलाकात सबसे अच्छी बात हुई। अपनी बेटी को नीलू से इतनी सहजता से बातें करते देखकर मिस्टर मुखर्जी मणिमा खुश हो रहे थे कि चलो इन दोनों का स्वभाव भी एक दूसरे को पसंद आया। दोनों ऐसे बातें कर रही थी जैसे कब से एक दूसरे को जानती हूँ। मुझे तो यह शायद दोनों भूल ही गई है। मिस्टर मुखर्जी की मैं भी गाड़ी में बैठा हूँ, मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहे थे। सही कहते हैं, जब दो महिलाएं मिल जाती हैं तो चुप नहीं बैठी हैं। कोई ना कोई बात उन दोनों के बीच चलती रहती है। पहली मुलाकात में डॉन बातें कर लेती हैं जैसे सालों से एक दूसरे को जानती हो। कुछ देर बाद अपर्णा का कॉलेज आ गया। वह अपने पापा को बाय बी कहकर गाड़ी से बाहर आ गई और नीलू आंटी को भी बाय बी बोलकर कॉलेज के अंदर चली गई। मिस्टर मुखर्जी बोले, नीलू मैडम आप आगे आकर बैठ जाइए, नहीं तो कोई मुझे आपका ड्राइवर समझ लेगा। नीलू जल्दी से आगे आकर बैठ गई क्योंकि नीलू को खुद पीछे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बस आगे गाड़ी चला रहे हैं और वो पीछे मैडम बनी बैठी हुई है। उसे खुद अनकंफर्टेबल लग रहा था। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस में साथ पहुंच गए। दोनों अपनी अपने डेस्क पर बैठकर तुरंत अपने काम में ढक्कन दोनों को लेकर ऑफिस में थोड़ी खुसर फसर तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन बस के ऊपर उंगली उठाने का मतलब सभी बहुत अच्छे से जानते थे और मिस्टर मुखर्जी जितने देखने में सीधे और सरल थे, अंदर से उतने ही स्मार्ट और तेज दिमाग थे कि कर्मचारियों से कैसे बात करनी है और उसे पर कितना दबाव डालना है वो उन्हें बहुत अच्छे से आता था। नीलू मैडम के साथ तो बहुत नरमी से पेश आते थे, लेकिन बाकी सबको सीधा करके रखते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके हुक्म के खिलाफ चल जाए। जो काम जिसको बोल दिया वो काम उसी को पूरा करवाते। लंच टाइम में नील और मिस्टर मुखर्जी दोनों साथ में खाना खा रहे थे। तभी मिस्टर मुखर्जी बोले, आपसे एक बात कहूँ। नीलू जी तो आप बुरा तो नहीं मानूंगी। नीलू कहने लगी, अरे सर आप बोलिए, आज काम में कोई गड़बड़ी या गलती हो गई तो आप हमें बताइए, हम तुरंत सुधार कर लेंगे। जब मिस्टर मुखर्जी बोले, अरे नीलू मैडम आप भी क्या सोचती रहती हैं? हर वक्त ऑफिस की बात ही आपके दिमाग में घूमती रहती है और इसका काम ऑफिस की फाइलें, इसके अलावा भी जिंदगी है। कभी इन सब के अलावा भी कुछ सोच लिया करो। खैर कोई बात नहीं। मिस्टर मुखर्जी बोले, मैं पूछ रहा था कि हम दोनों एक ही जगह से आते हैं। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो हम साथ साथ आ जाया करें। आखिर हमें एक ही जगह आना होता है। तो नीलू बोली, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए इतना सोचा। हम रोज तो साथ नहीं आ सकते, लेकिन कई बार जब नीलांश को कॉलेज जल्दी जाना होता है तो मुझे ऑटो से आना पड़ता है, तो उसे दिन में आपके साथ आ जाया करूंगी। मेरे लिए सुविधा कही होगी। नलों को सोते हुए बोली, वैसे भी कर नीलांश का कॉलेज कुछ समय बाद पूरा हो जाएगा और वो विदेश जाने वाला है और ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन मिल गया है और उसका वीजा भी लग गया। उसके जाने के बाद शायद मुझे परेशानी होगी, क्योंकि मैं अपनी एक्टिवा भी अपनी भतीजी विजय लक्ष्मी को दे दी की है। अब वो भी उस कॉलेज जाती है और कर चलानी मुझे आती नहीं।
तब तो मैं आपके साथ आया करूंगी, लेकिन आपकी ट्रांसफर किसी और शहर में ना हो जाए। तब तक मिस्टर मुखर्जी कहने लगे, अरे नीलू मैडम, आपको पता नहीं है, हमें 3 साल तक किसी भी की भी ट्रांसफर नहीं होने वाली, सब यही रहेंगे। कहीं कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है और ना ही किसी का रिटायरमेंट होने वाला है। मिस्टर मुखर्जी मन ही मन खुश हुए। चलो, नीलू ने मेरी बात का बुरा नहीं माना और जवाब भी उसने सही दिया। लंच के बाद दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो। शाम को नीला मिश्र मुखर्जी के साथ वापस घर आई तो डांस घर से निकल ही रहा था, लेकिन मम्मी को गाड़ी से उतरते देखकर वो वापस अपनी कार वहीं खड़ी कर दी और मम्मी के पास आ गया कि मैं आपको लेने ही जा रहा था। मम्मी, आज आप जल्दी आ गए। नीलू ने कहा, इनसे मिलो बेटा, यह मिस्टर मुखर्जी हैं और मेरे बस भी हैं। नीलांश ने पैर छूते हुए कहा, अंकल नमस्ते। तो मिस्टर मुखर्जी बोले, खुश रहिए। तो नीलू बोली, सर ये मेरा बेटा नीलांश है। तो मिस्टर मुखर्जी बोले, वो सुबह जल्दी में तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। नीलांश, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नीला उसके परिपाक व्यक्तित्व को और अच्छे कद काठी और माँ की तरह उजाला रंग और माँ जैसी मनमोहक मुस्कान देखकर मुखर्जी काफी प्रभावित हुए। तभी अब परिणाम ने आवाज जो सुनकर बाहर आई तो नीलू को देखकर बोली, नमस्ते आंटी, आज तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा था और लंच भी मजा आ गया। थैंक यू सो मच आंटी। कहते हुए उसने नीलू को अपने जो बाहों में भर लिया तो नीलू बोल, ओके बेटा ओके, तुम्हें पसंद आया ना? तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब जब भी पापा खाना जला दे और या भूल जाए बनाना तो तुम मेरे पास आ जाना। नीला ने बड़े प्यार से कहा, तुम भी मेरे नीलांश जैसी हो। अपर्णा ने पूछा, ये कौन है आपके साथ इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा सा लड़का? मिस्टर मुखर्जी थोड़े सख्त लहजे में बोले, अपर्णा ऐसे नहीं बोलते। नीलू ने कहा, सर अपर्णा भी छोटी है। कोई बात नहीं, कर नीलांश इनसे मिलो, ये मिस्टर मुखर्जी की बेटी अपर्णा है। तो नीलास ने कहा है, हेलो अपर्णा। तो अपर्णा बोली, हेलो नीलास भैया, कैसे हैं आप? तो बोला, मैं ठीक हूँ भैया। सब सुनते ही नीलांश को अपनी छोटी बहन भाग्य लक्ष्मी की याद आ गई। अपर्णा ने की सारी बिया, मुझसे गलती हो गई। तो नीलांश बोला, कोई बात नहीं छुटकी, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तब वह कहने लगी, भैया मैं छोटी नहीं हूँ, कॉलेज जाती हूँ। नीलांश उसे देखकर हंसने लगा, अरे इतनी छोटी और दुबली पतली सी बच्ची कॉलेज जाती है, मुझे लगा तुम तो स्कूल जाती होगी ज्यादा से ज्यादा। 10th क्लास में। अब तो नीलांश की हंसी बंद नहीं हो रही थी। वो छुटकी कहकर उसे लगातार हंसते जा रहा था। नीलांश खुद को हंसते देखकर अपर्णा पर पटकते हुए गुस्से में अंदर चली गई, क्योंकि अपर्णा सच में मध्यम कद काठी की बिल्कुल दुबली पतली सी बच्ची जैसी दिखती थी। उसे देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा कि वो 18 साल की है। देखने में अब पढ़ना 14-15 साल की बच्ची लगती थी। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, तो अब तुमने उसे नाराज कर दिया? तो नीलाश बोला, अरे अंकल मैं तो सिर्फ मुझे आंख में कहा, पैसे सच कहूँ अपना सच में छोटी बच्ची लगती है। ये सुनकर मुखर्जी और नीलांश दोनों ही हंसने लगे। नील बोली, सर मुझे लगा आप नीलांश को डांट लगाएंगे, आप तो इसी का साथ दे रहे हैं। अब मैं ही जाती हूँ अपनी बेटी को मनाने। नीला अंदर जाकर अपना को मानने लगी और नीलू के एक बार समझाने पर अपर्णा मान गई। अपर्णा बोली, आंटी आज नीलाश भाई को खाना मत देना, अपने आप पकड़ ठिकाने आ जाएगी।
मिलनसार मिस्टर मुखर्जी दोनों अंदर आ गए थे और दोनों ही नीलू और की बातें सुनकर दूर खड़े मुस्कुरा रही थी। नीलाश ने कहा, अंकल ये हमेशा ऐसे ही करती है क्या? तब वो मिस्टर मुखर्जी बोल, बेटा जब इसकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद से छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है और आज तो शुक्र है तुम्हारी मम्मी ने मना लिया, नहीं तो मुझे तो घंटा लग जाते इसे मनाने में। आज मिस्टर मुखर्जी से मुलाकात और बात करके नीलांश को अपने पिता की याद आ रही थी। उसके पिता भी इतनी सहजता से उसके साथ बातचीत करते थे। अपर्णा पे दिल का हाल नीला तुरंत समझ गया। जैसे कभी कभी पापा की याद आती है तो उसका दिल भर आता है, वैसे ही शायद अपन को भी महसूस होता होगा। तभी उसे मम्मी को इतनी जल्दी अपना मान लिया। इतनी सहजता से वो किसी को अपना नहीं मानता जिसके जीवन में प्यार की कमी होती है। ये किसी को खोने के बाद ही उसे दर्द को, उसका दर्द जो दिल में रह जाता है, उसे दर्द का साबुन हम आसपास अपने लोगों में खोजते हैं। जैसे आज अंकल से मिलकर नीलांश को अच्छा लगा और अपने पिता की याद आ गई, वैसे ही मम्मी को देखकर अपना को भी वैसा ही महसूस हुआ होगा। आखिरकार हम दोनों का दुख तो एक ही समान है। मैंने अपने पिता को खो दिया और अपना ने अपनी मम्मी को। नीलांश ने पास आकर अपना से कहा, सॉरी छुटकी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दिल दुखाया। अपर्णा ने कहा, इट्स ओके भैया, लेकिन आगे कभी भी मुझे मत चिढ़ाना, कॉलेज में भी सब मुझे चिढ़ाते हैं। तो नीलाश बोला, अरे कल अपने बड़े भैया को लेकर चलना, सबको एक ही बार में ठीक कर दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी छुटकी को जो कुछ भी कहे या बच्ची कहे तुरंत 2 थप्पड़ लगा दूंगा। उनके गालों पर समझी। चलो अब चुप हो जाओ, या सुनकर अपना हंसने लगी। पहले खुद को ठीक करो और फिर दूसरों को करना। अभी भी छुटकी बोल रहे हो भैया? यस तो निरंश बोला, सुनो ये तो मैं हमेशा प्यार से बोलूंगा, लेकिन किसी को भी नहीं बोलते दूंगा। और तो वो बोले, अच्छा अरे बाबा सॉरी बोल दिया। नीलांश बोला, चलो तुम्हें अपनी कॉलोनी घूम कर लाता हूँ। अपना आंसू पोंछाते हुए बोली। मिस्टर मुखर्जी ने अपनी कार की चाबी ने लेंस को दे दी। दोनों साथ घूमने के लिए बाहर आ गए और नीलू अपने घर वापस आ गई। मिस्टर मुखर्जी ने अपने लिए कॉफी बनाई और गार्डन में बैठकर कॉफी पीने लगे। नीला ने बिमला से कहकर 2 लोगों के लिए खाना ज्यादा बनाने के लिए कह दिया और खुद नहाने चली गई। कुछ देर बाद नीलांश और अपर्णा हंसते हुए बातें करते हुए घर वापस आ गए। सरकारी क्वार्टर में रहने वाले लोगों में एक बात बहुत अच्छी होती है कि लोग अपने आसपास रहने वालों के साथ अच्छा और अपनेपन का व्यवहार करते हैं और सभी अपने आसपास के लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। एक बात जो वह है कि वो खुद को किसी न किसी रिश्ते में बांध लेते हैं। जैसे अपर्णा और नीलांश का एक दूसरे को जो बहन भाई का रिश्ता बन गया। धीरे धीरे दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती हो गई। साथ ही मेज सिंह भी अपने दोनों पड़ोसियों के साथ मिलकर रहने लगी, क्योंकि दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे। एक बेटा था जो विदेश में पढ़ाई करने गया था और वहीं का होकर रह गया था। मी सिंह को भी अपना से एक लगाम महसूस होता था, इसलिए कभी कभी अपर्णा के लिए खाना बनाकर भेजती थी। अपर्णा को यहाँ आकर इतना प्यार मिला कि वो धीरे धीरे खुश रहने लगी। जब नए रिश्ते में जीवन में खुशियाँ मिलती है तो पुराने जख्म भरने लगते हैं। दोनों ही बच्चों को एक दूसरे के साथ बातें करना अच्छा लगता था। वैसे भी नीलांश के विदेश जाने में काफी समय था।
इसलिए नीलांश अधिकतर वक्त घर पर ही रहता था। कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, अब तो बस विदेश जाने का इंतजार कर रहा था। नील और मिस्टर मुखर्जी अब दोनों ऑफिस साथ में जाने लगे। नीलांश ने अपर्णा को स्कूटी चलाना सिखा दिया था। अब ये खुद अकेले स्कूटी पर कॉलेज जाने लगी। अपर्णा और नीलास मॉर्निंग वॉक पर साथ जाते थे। पहले रनिंग करते, एक्सरसाइज करते, कभी कभी योगा करने भी बैठ जाते। नीलांश को अपनी दिनचर्या सही करने में अपर्णा का साथ मिल गया था और एक अच्छा रूटीन दोनों का बन गया था। ऐसा करते करते अपर्णा की सेहत ठीक होने लगी और कुछ ही महीना में अपर्णा काफी फिट हो गई और स्वस्थ दिखने लगी। जब इंसान माँ से खुश होता है तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। अपर्णा नीला उसको अपने बड़े भाई जैसा समझती थी और कोई भी परेशानी होने पर पापा से पहले नीलांश को बता देती। कुछ समय में ही दोनों घुल मिल गए। नीलांश को पढ़ने का साथ इसलिए अच्छा लग रहा था कि जब वो विदेश चला जाएगा तो अपना उसकी मम्मी का ध्यान रखेगी। नीला को अपनी मम्मी का मुखर्जी के साथ आना जाना भी बुरा नहीं लगता था। वो तो बस अपनी मम्मी को खुश देखना चाहता था। आस पड़ोस के लोगों को मुखर्जी के परिवार से नीलू का संबंध करता नहीं था, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में अक्सर ऐसा होता है। सभी परिवार एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बड़ों और बच्चों में मधुर व्यवहार और अच्छे पारिवारिक संबंध होते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे की शादी ब्याह में भी आना जाना और लेना देना होता है। सभी का व्यवहार अच्छा रहता है। अब नीला और मिस्टर मुखर्जी को लेकर स्टाफ में बातें होने लगी। दोनों के मुंह पर तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे बातें बनाने लगे। हल्की हल्की खबरें पुराने ऑफिस में बड़े बाबू तक पहुंच रही थी। अफवाहें तो उड़कर कहीं भी पहुंच जाती है। अब अफवाहें नीलों के भाई किशन तक भी पहुंच चुकी थी। लोग मिस्टर मुखर्जी और नीलू की रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछने लगे कि सर को किसी ने बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन किसी बंगाली के चक्कर में फंस गई है और आजकल उसी के साथ रोज उसी के साथ ऑफिस जाती है और आती है, और आजकल तो घूमने फिरने के लिए दोनों साथ जाने लगे। इधर मिस्टर मुखर्जी और नीलांश दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे थे और समझने लगे। कई बार नीलास को कोई सलाह मशवरा की आवश्यकता होती तो बेझिझक अपने मन की बातों ने बता दिया करता। उधर यही हाल अपर्णा का था। सारी बातें नीलू आंटी को आकर बताती, तब उसे चैन मिलता। दोनों परिवार का एक दूसरे के घरों में बैर उठ रोक टोक आना जाना लगा रहता है। कई बार तो डिनर साथ में नहीं करते, घूमने फिरने का प्रोग्राम भी साथ ही बना लेते। अब माँ बेटा दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। नीलू अपने परिवार से ज्यादा अपनी बेटे और आपकी परवाह करती थी। छुट्टी होने पर वो अपने घर नहीं जाती थी। नीलू का तो अब अपने घर जाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि जब इंसान अपने घर परिवार से खुश और संतुष्ट होता है तो उसे अपना घर ही अच्छा लगता है। मिस्टर मुखर्जी और अपर्णा के आने से नीलू का जीवन बदल गया था। शायद जीवन का खालीपन भरने लगा था। नीलू भी अपनी जिंदगी में शगुन महसूस कर रही थी। नीलांश भी अपनी माँ का पूरा ध्यान रखना है, लेकिन नीलू के पीर में नीलू और मिस्टर मुखर्जी के बारे में जानकारी मिलने पर हलचल मच गई। माता पिता दोनों भाइयों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दीदी कहीं सारे पैसे किसी गैर परिवार पर खर्च न कर दे, और दोनों भाभियों को चिंता सता रही थी।
हरी की पत्नी अपनी देवरानी विद्या से कहने लगी, विद्या भाभी, हम कहाँ जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे। तुम्हारे जेठ जी तो कोई कामकाज भी नहीं करते। दोनों बहू इस बात से चिंतित हो रही थी। नीला के मम्मी पापा के पास कानपुर आने के लिए रिजर्वेशन कराई थी तो सीट कंफर्म हो गई और दोनों ही नीलों के पास जाने की तैयारी कर रहे थे कि अन्य मम्मी पापा दोनों को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि प्लीज दीदी को जाकर समझना, अब इस बुढ़ापे में इस तरह की हरकतें ना करें। जीजाजी की इज्जत का ध्यान रखें और अपने बहते कदमों को लगाम लगाई कि सर ने नीलू को फोन करके मम्मी पापा के आने की सूचना दी थी। नीलू के मम्मी पापा उसके पास कानपुर पहुंच गए थे। अपने मम्मी पापा को लेने के लिए नीलू खुद अपने बेटे नीलांश के साथ रेलवे स्टेशन गई थी। माता पिता नीलू के घर जाकर खुश थे। दोनों पति पत्नी अपने दोनों बेटों से ही दुखी थे और बहू का बदलते व्यवहार उन्हें ज्यादा परेशान कर रहा था। बिमला ने घर आए मेहमानों के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार किया और नीलू के माता पिता का सामान कमरे में रख दिया। सरस्वती और श्याम बाबू दोनों सो रहे थे। चलो कुछ दिन तो राहत मिली, पारिवारिक झगड़ों से कुछ दिन तो शांति से रहेंगे। कुछ देर बाद तैयार होकर नीलू ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। जाने लगी तो सरस्वती ने देखा नीलू किसी के साथ जा रही है। वो तो ये है मिस्टर मुखर्जी, मेरी बेटी को जो बका रहा है। विमला ने बताया माँ कि ये नीलू दीदी के ऑफिस में उनके साथ काम करते हैं। उनके बॉस हैं दीदी, इन्हीं के साथ रोज आती जाती हैं। पहले तो नीलांश भैया छोड़कर आते थे और वही लेकर आते थे, लेकिन अभी कुछ समय से दीदी इन्हीं के साथ जा रही हैं। हमारे पड़ोसी हैं कि एक बेटी अपॉइंट बहुत प्यारी है। परिवार के नाम पर बस 2 ही सदस्य हैं, लेकिन दोनों ही बहुत मिलनसार और अच्छे स्वभाव के हैं। सरस्वती माँ में सोच रही थी और दोनों ने ही नाक में दम कर रखा है। शाम के वक्त मिस्टर मुखर्जी खुद अपनी बेटी के साथ नीलू के माता पिता से मिलने चले आए। घर में बड़ी सहजता के साथ घुल मिल गए। सरस्वती दोनों को बहुत ध्यान से देख रही थी और परिणाम की बातें सुनकर सरस्वती समझ गई कि अपर्णा तो सच में नीलू को अपनी माँ उन चुकी है। नीलांश और अपर्णा की आपसी तालमेल को देखकर सरस्वती ने अंदाजा लगा लिया कि ये तो सब एक दूसरे को अपना रिश्तेदार मान चुके हैं। अपर्णा को देखो, नीलांश के साथ बिल्कुल बड़े भाई की तरह बातें कर रही है। तभी नीलांश ने भाग्य लक्ष्मी को याद नहीं करता। तभी ईश्वर भाग्य लक्ष्मी का जन्मदिन याद नहीं रहा और नीलू भी इसलिए इनके साथ घुल मिल गई है और अपने भाई भाभी को बिल्कुल भूल गई है। अब समझ आया कि नीलू हमारे पास मिलने क्यों नहीं आता। उसने तो अपना ये दूसरा परिवार यहाँ बना लिया है और अब इसी परिवार के साथ खुश रहती है। किशन सही कह रहा था। इस बंगाली ने नीलू को अपना बना लिया है और मेरी सीधी साधी सरल बेटी को अपने मुंह में फांस लिया है। सभी ने रात का खाना साथ खाया और नीलू के माता पिता से मिलने के बाद अपर्णा और मिस्टर मुखर्जी वापस अपने घर चले गए। सरस्वती ने सारी बातें किशन को बताई कि सन ने कहा, तभी मेरी बेटी भाग्य लक्ष्मी से दीदी का प्यार कम हो गया। प्यार तो दूसरों पर लुटाया जा रहा है। माँ कहाँ तो दीदी भाग्य लक्ष्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहती थी और अब देखो कितने महीना से भाग्य लक्ष्मी को एक फोन तक नहीं किया। अब समझ आया क्योंकि सारा समय वो अपर्णा को ही दे रही हैं। लगता है अपर्णा को ही उन्होंने अपना मान लिया है। मम्मी आप ध्यान रखना, पता चले दीदी कहीं उससे शादी में पैसा लूटने ना लग जाए।
मम्मी अब आपको महीने वहीं रहो और दोनों पर नहा रखो। पता तो चले दीदी, इस पर सब कुछ लुटा रही है। क्या सरस्वती और श्याम बाबू काफी समय से देख रहे थे? मुखर्जी और उसकी बेटी बेरोकटोक उनके घर आ जाते और वैसे भी इसी घर के सदस्य हो जैसे, और दोनों पति पत्नी सिर्फ देखते ही रहते कुछ नहीं। आखिरकार उन दोनों का खर्च नीलू जो उठा रही थी, इसलिए दोनों चुप भी थे। उधर नीलांश के जाने का समय आ गया और वो अपने जाने की तैयारी कर रहा था। नीलांश ने अपने नाना नानी से कहा कि उसके जाने और उसके जाने के बाद कुछ ही दिन है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और मम्मी के पास ही आप लोग रुक जाए, जिससे मम्मी को अकेलापन नहीं लगेगा। सरस्वती बोली, बेटा नीलांश, तुम्हारी मम्मी को अकेलापन वैसे भी नहीं लगेगा। दिन भर तो यह अपर्णा को उसके पापा यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। हर वक्त अपर्णा यही पड़ी रहती है और बच्चे कच कसर मिस्टर सीन पूरी कर देती हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी के मैन इन सब के साथ लग जाएगा। नीलांश को नहाने की बातों में कुछ कड़वाहट नजर आई। नीलांश तुरंत समझ गया, नाली को नानी को जो है मुखर्जी और उनकी बेटी अपर्णा बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उनके आने पर नाना नानी अजीब सा व्यवहार है और शायद उन्हें पसंद भी नहीं करती हैं। नीलांश ने सोचा कोई बात नहीं, कई बार बड़े बुजुर्गों को इस तरह की बातें पसंद नहीं आती। पड़ोसियों का बार बार आना जाना शायद बड़े बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह फोन बजे जा रहा था। इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया? नीलू अपने कमरे से बाहर आई और फोन उठाया तो उधर से आया है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, कुछ तुमने रोते हुए कहा। नीलू, सासू माँ की तबीयत खराब है, रात उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी, हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उनकी कंडीशन खराब बताई है और सासू माँ भी तुम्हें याद कर रही है। तुम नीलांश को लेकर जल्दी आ जाओ, पता नहीं कितने दिन की मेहमान है, फेफड़ों में पानी भर गया, अगर हो सके तो तुम आ जाओ। ये खबर सुनते नीलू घबरा गई। उसने नीलांश को उठाया और कहा, आज ही मुंबई निकलना होगा, यहाँ से दिल्ली चलते हैं, वो भी हमें वहाँ से हमें जो है सीधी फ्लाइट मिल जाएगी और हम जल्दी मुंबई पहुँच जाएंगे। तुम्हारी दादी बहुत बीमार है, जल्दी करो। नीलांश ने मम्मी को गले लगाया और शांत किया। क्या आप घबराओ मत, रिलैक्स मम्मी, मैं देखता हूँ कैसे जा सकते हैं और दादी ठीक हो जाएगी। नीला ने फोन करके मिस्टर मुखर्जी को अपनी परेशानी बताई और छुट्टी के लिए पूछा। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, नीलू घबराओ मत, मैं तुम्हारी छुट्टी सेशन कर देता हूँ, तुम जो जाने की तैयारी करो। नीला ने मम्मी पापा को जगाया और सारी बात बताई। श्याम बाबू ने कहा, बेटा हमारे लिए तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन तुम दोनों किसी तरह पहुँचकर उनके अंतिम दर्शन कर लो, क्योंकि अगर कुसुम कह रही है तो उनकी हालत खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है तो तुम्हें जल्दी पहुँचना चाहिए। तब तक मिस्टर मुखर्जी भी नीलू के घर आ गए थे। उन्होंने नीलू से कहा, नीलू मैडम, आप पहले यहाँ से दिल्ली जाइए, आपके पास तो रेलवे का पास है। आखिरकार रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करने का फायदा सभी कर्मचारियों को मिलता है और वहाँ से आप दोनों ही फ्लाइट में मैं बुक कर देता हूँ। अभी फ्लाइट मिलने में आपका समय बचेगा और आप समय पर पहुंच जाएंगे। आप जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर फिर ऑफिस जाऊंगा। नीलू ने अपना सामान जल्दी जल्दी क्या और मम्मी पापा से कहा कि
आप अपना ध्यान रखना। विमल तो घर में है ही, और कोई परेशानी हो तो आप मुखर्जी को बोल देना, वो आपकी मदद कर देंगे। और नीलांश के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गई। नीलू ने हड़बड़ा और घबराहट में मिस्टर मुखर्जी को अपने अंक में भर लिया और बोली, थैंक यू सर, आपकी मदद से मुझे बहुत आसानी हो गई और अपने आगे की फ्लाइट भी बुक कर दी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुखर्जी नीलू को अचानक अपने गले लगे देखकर थोड़े ऐसे सहज हुए, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोले, नीलू मैडम, इंसानी इंसान के काम आता है और हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही हैं। आप यहाँ अपने मम्मी पापा की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा और वहाँ पहुँचकर फोन जरूर कर दीजिएगा। नील और नीलाश दोनों दिल्ली से फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंच गए और एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल अपनी दादी के पास पहुंच गई। देखा तो दादी सच में अंतिम सांस गिन रही थी। जैसे उसकी सास तो अपने पोते और बहू देखने के लिए अटकी हुई थी। दोनों के आने से सुशीला देवी का मन शांति से और प्रसन्नता से भर गया। अपने पोते और बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, दोनों हमेशा सुखी रहो। पता नहीं नीलू, तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा था। सासू माँ से मिलने के बाद नीलू कुसुम के साथ बाहर आ गई और नीलांश दादी के पास बैठा रहा। ब्रिजेश के आने पर नीलू ने अपने जेठ के चरण छुए और ब्रिजेश ने कहा, सदा खुश रहो, आशीर्वाद दिया। ब्रिजेश के कैंटीन से चाय लेकर आए और नील और कुसुम दोनों को पीने के लिए दी। कुसुम ने बताया, सासू माँ की तबीयत तो काफी दिनों से खराब थी, लेकिन कल रात ज्यादा हालत खराब हो गई तो हमने अस्पताल लेकर आ गए और यहाँ डॉक्टर ने बताया कि उनकी कंडीशन खराब है। तभी मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि बार बार फेफड़ों में पानी बाहर निकलना पड़ रहा था। कुछ नीलू कहने लगी, भाभी आपने बहुत अच्छा किया मिलकर, मुझे भी थोड़ा आप लोगों से मिलकर सगुन मिला है और यह भी अच्छा रहा कि हम सही समय पर पहुंच गए। तभी अनिरुद्ध और आरोही दोनों दादी से मिलने के लिए अस्पताल आए तो अपनी चाची नीलू को देखकर दोनों ने उनके पैर छुए ने दोनों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। नीला ने पूछा, और मेरा पोता आयुष कैसा है? तो आरोही कहने लगी, चाचा बिल्कुल ठीक है, अभी घर चलोगे तो आप खुद ही मिल लेना, बहुत शैतान हो गया है। नीलू ने पूछा, और अविनाश के क्या हाल है? आजकल वह कहाँ है? तो वो कहने लगे, उसके साथ तो काफी समय से बात ही नहीं हुई है। तो वो कहने लगा, अरे चाचा वो तो न्यूजीलैंड में सेट हो गया है, अब वो वापस ही नहीं आने वाला। उसने तो अपनी घर गृहस्थी वहीं बस ली है। वैसे भी उसे भी दादी के बारे में बता दिया है, उसकी इच्छा होगी तो आ जाएगा, जो अनिरुद्ध ने बताया। नीलांश अपनी दादी के पास हाथ पकड़कर बैठा हुआ था, दादी से बातें कर रहा था। दादी बहू धीरे धीरे बोल रही थी और निरंश बहुत नजदीक होकर उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी, बेटा अपनी मम्मी का हमेशा साथ देना, खूब सेवा करना, उसे कभी परेशान मत करना। उसने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है। अब मैं अपनी नीलू बहू की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हारी माँ बहुत सीधी सरल महिला है, वो अपने मन की बात जल्दी किसी को बताती नहीं है। ईश्वर ने उसे शायद दूसरों की सेवा के लिए ही बनाया है। उसकी खुशी का तुम ध्यान रखना, सिर्फ राजेश के अलावा किसी ने नहीं रखा उसका ख्याल, और राजेश के जाने के बाद तो वो अपनी खुशियों को पूरी तरह भूल चुकी है। अब तुम्हें उसकी खुशियों का ध्यान रखना है। नीलाश ने कहा, ठीक है दादी, मैं अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रखूंगा।
उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखूंगा। आज से मेरा कर्तव्य है। अच्छा, अब आप आराम करो। ज्यादा बोलने से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। नीलेश जैसे ही बाहर आया तो अपने भाई अनिरुद्ध और भाभी को देखकर उनके गले मिला। दोनों भाई बहुत दिनों बाद आपस में मिले थे। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखें भारी। आरोही ने नीलम से पूछा, अब दादी की तबीयत कैसी है? तो नीलांश बोला, भाभी आप दादी से मिल लो। अभी दादी सोई नहीं है, जगे हुए हैं। फिर मिलने का समय भी समाप्त हो जाएगा। आप दोनों दादी से मिल लो। कुसुम ने नीलम से पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो नीलाश बोला, ताई जी बढ़िया चल रही है। अगले महीने मुझे आगे की डिग्री के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। मेरा बीज लग चुका है। बस सेशन शुरू होने ही चला जाऊंगा। तो कम बोले वो, अच्छा बेटा, बहुत बात, शुभकामनाएं। अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। ब्रिजेश ने कहा, नीलू और नीलांश बेटा, अब तुम मेरे साथ घर चलो। कुसुम तुम भी साथ चलो। आज रात अनिरुद्ध और आ रहा है। आरोही माँ के पास यही रुक जाते हैं। तो कुसुम कहने लगी, ठीक है, हम सब साथ चलते हैं, सुबह आ जाएंगे। ब्रिजेश ने कहा, नीलू और नीलांश बेटा तुम मेरे साथ घर चलो। कुसुम तुम भी साथ चलो। आज अनिरुद्ध और आरोही माँ के पास ही रुक जाते हैं। ठीक है, तो सब साथ चलते हैं, सुबह आ जाएंगे। कुसुम ने कहा। उधर कानपुर में अचानक बीवी बढ़ने से श्याम बाबू की तबीयत खराब हो गई। बिमला भागकर अपने पड़ोसी मुखर्जी को बुला लाई। मिस्टर मुखर्जी ने श्याम बाबू की तबीयत ज्यादा खराब होते देखकर उन्हें जल्दी से अपनी कार से अस्पताल ले गए। सरस्वती बहुत घबरा रही थी। मिस्टर मुखर्जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए माताजी, आप घबराइए मत, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। अस्पताल पहुंचकर मिस्टर मुखर्जी ने श्याम बाबू को एडमिट कर दिया था और कहा, अंकल जी आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों में नीलू मैडम वापस आ जाएगी, फिर वह आप दोनों का ख्याल रखेंगे। श्याम बाबू मिस्टर मुखर्जी की देखभाल से बहुत खुश थे। वो रोज सुबह और शाम उनका हाल पूछने आते थे। सरस्वती ने कृष्ण और विद्या को कुछ दिनों के लिए अपने पास आने को कहा। पापा की खबर सुनकर दोनों भाई घबरा गई। कृष्ण ने हरि से कहा, भाई मैं तो कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ, तुम तब तक यहाँ का ध्यान रखना। हरि ने कहा, ठीक है भाई, तुम चले जाओ, मैं यहाँ का ध्यान रखूंगा। भाग्य लक्ष्मी भी हुआ के घर चलने की जिद करने लगी। ईशान ने बहुत समझाया कि तुम्हारी हुआ वहाँ नहीं है, वह तो मुंबई गई है, तुम वहाँ क्या करोगी, हुआ कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। भाग्य लक्ष्मी कहने लगी, वैसे भी मेरी छूट। विद्या बोली, किशन तुम इसे साथ ले जाओ, इसकी छुट्टियां हैं, कुछ दिन घूम आएगी। दोनों पापा बेटी रेलगाड़ी से कानपुर पहुंच गई। अपने बेटे को देखकर श्याम बाबू बहुत खुश हुए। सरस्वती ने बताया, बेटा अचानक दिल का दौरा पड़ने से तुम्हारे पापा की तबीयत बिगड़ गई है। भला हो सामने वाले पड़ोसियों का जो उन्होंने सही समय पर अस्पताल ले गए और तुम्हारे पापा की जान बच गई। शाम को मिस्टर मुखर्जी श्याम बाबू का हालचाल जानने के लिए आए तो किशन ने मुखर्जी को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं आ गया हूँ, अब बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं खुद अपने पापा का ध्यान रखूंगा। आपको रोज रोज आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब मैं खुद इनका ध्यान रखूंगा। ये सुनकर मिस्टर मुखर्जी को अटपटा लगा।
वो श्याम बाबू को मिलकर वापस अपने घर जाने लगे और दोबारा मुड़कर नीलू के घर नहीं आई। अब तो वो जल्द से जल्द नीलू के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। अपर्णा को भी नीलू आंटी के बिना घर में जाते हुए अजीब लग रहा था। अपर्णा बहुत अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि उसका घर बार बार आना सरस्वती जी को भी पसंद नहीं आ रहा था। भाग्य लक्ष्मी अपनी बुआ के घर को देखकर बहुत खुश थी। कितना प्यारा बांग्ला बुआ को रहने के लिए मिला हुआ है। भाग्य लक्ष्मी ने अपनी बुआ के बगीचे की साफ सफाई करके पेड़ पौधों में पानी डाल दिया। दिन भर अपनी दादी से बातें करती रही और बुआ के आने का इंतजार करने लगी। उधर मुंबई में आधी रात को सुशीला देवी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी देखकर अनिरुद्ध और आरोही ने परिवार के सभी सदस्यों को हॉस्पिटल बुला लिया। सुशील जी के फेफड़ों में फिर से पानी भर गया। सांस लेना मुश्किल हुआ हो रहा था। डॉक्टर ने बहुत प्रयास के बाद भी सुशील जी की जान में बच्चा नहीं बचा पाए और देखते ही देखते सारे परिवार की आंखों के सामने सुशीला देवी के प्राण पाखी उड़ गए। बड़े दुखी मन से दोनों पोते अपनी दादी को घर वापस ले आए और ब्रिजेश ने दुखी मन से अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। टीवी के बाद नील और नीलाश अपने घर आ गए। घर पहुंचकर पता चला कि श्याम बाबू को दिल का दौरा पड़ा था। ये सुनकर तो नीलू के होश ही उड़ गए। उसने पूछा, आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? तो सरस्वती बोली, बेटी मिस्टर मुखर्जी ने मना कर दिया था कि देखिए अब श्याम बाबू बिल्कुल ठीक है। पता नहीं वहाँ पर नीलू मैडम की मदर और इला कैसी होगी। मैं कल बात की थी, उनकी बहुत हालत खराब है। पता नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ तो मैं अंकल जी को संभाल लूंगा, आप निश्चिंत रहें। इसलिए बेटी तुम्हें मैं नहीं बताया और तुम्हारे लिए उन्हें छोड़कर आना मुश्किल हो जाता, और अच्छा किया कि नहीं बताया, नहीं तो दूसरे दिन तुम्हारे लिए वापस आना बहुत मुश्किल होता। वैसे भी अब तेरे पापा ठीक है। किसान और भाग्य लक्ष्मी भी आए। भाग्य लक्ष्मी अपनी बुआ की आवाज सुनकर तुरंत गार्डन से बाहर आ गई। बुआ के गले लगकर बहुत खुश हुई, हुआ कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। कितना अच्छा लग रहा है। वो आपसे मिलकर भाग्य लक्ष्मी जल्दी से अपने भाई नीलम से मिलने बाहर आई। देखा तो वो अपर्णा के गले लगकर उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखकर प्यार कर रहा था। अपर्णा रोते हुए बोली, भैया आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अपर्णा ने कहा, तुम्हारे मामा और तुम्हारी बहन भी आए हैं। तो नीलाश बोला, तुम मिलियो भाग्य लक्ष्मी से? तो अपर्णा बोली, नहीं, मुझे बिमला आंटी ने बताया था। तो नीलांश बोला, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन से मिलवाता हूँ। तो अपर्णा बोली, नहीं नहीं, अभी तुम अभी आए हो, मैं बाद में मिलेगी, अभी तुम अपने घर जाओ। ये कहकर अपर्णा अपने घर चली गई। घर के बाहर भाग्य लक्ष्मी को देखकर नीलाश ने उससे पूछा, कैसी वो भाग्य लक्ष्मी, ठीक हो? तो भाग्य लक्ष्मी बोली, वो कौन थी भैया आई जिसके गले लग गए, तुम्हें चिढ़ हो रही है? नीलांश ने पूछा तो भाग्य लक्ष्मी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बहुत ज्यादा। तो नीलांश बोला, तो हो तुम्हें भी गले लगा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भाग्य लक्ष्मी बोली, भैया मैं आपकी सगी बहन हूँ। नीलाश ने हंसते हुए कहा, वो सौतेली बहन है, लेकिन दोनों बहनें हो ना ये पक्का है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते घर के अंदर आए। अपर्णा दोनों की सारी बातें सुन रही थी। अगले दिन सुबह सुबह नीलू तैयार होकर जल्दी से ऑफिस जाने के लिए बाहर निकली और सामने मिस्टर मुखर्जी खड़े थे।
नीलू उन्हें देखकर बोली, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पीछे से पापा का बहुत ध्यान रखा। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, पता नहीं। मैं कभी भविष्य में आपका काम आ भी पाऊंगी या नहीं। तो मिस्टर मुखर्जी बोले, अरे नहीं नहीं नीलू मैडम, इतनी दूर से नहीं, इतनी दूर की नहीं सोचा करते, पड़ोसी हैं, पड़ोसी काम आते हैं, बस इतना ही है। यदि मेरे पापा बीमार होते और मैं बाहर गया होता तो तुम मेरी मदद नहीं करती क्या? तो नीलू बोली, जरूर करती, कर तो वैसे ही मैं कर दी। नीलू चलिए अब ऑफिस चलते हैं, नहीं तो हम दोनों ही लेट हो जाएंगे। दोनों साथ बैठकर ऑफिस चले गए। अपर्णा अपनी स्कूटी पर बाहर जाने के लिए निकली। तभी नीलाश ने कहा, अरे चुटकी, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। भाग्य लक्ष्मी आगे वाली सीट पर जल्दी से बैठ गई। अपर्णा ने कहा, नहीं भैया, आप अपनी छोटी बहन को सर घूम दीजिए, मैं अपनी स्कूटी से चली जाऊंगी। बाय बाय कहकर अपर्णा अपने कॉलेज चली गई। नीलाश ने भाग्य लक्ष्मी को शहर दिखा दिया। दोपहर तक दोनों घूम गम कर वापस आ गए। मिस्टर मुखर्जी ने नीलू मैडम से कोई बात नहीं कही कि उसके जाने के बाद कृष्ण और उसकी मम्मी ने और मुझे दूरी बना ली है। वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। श्याम बाबू की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था और उन्होंने बाहर आना जाना शुरू कर दिया था। सुबह जल्दी उठकर मिस्टर मुखर्जी के साथ शहर करने के लिए जाने लगे और धीरे धीरे दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई और श्याम बाबू को मुखर्जी का शांत और सौम्य स्वभाव राजेश की याद दिलाता था। मुखर्जी व्यवहारिक और पारिवारिक सम व्यक्ति थे। समझदार और बुद्धिमान दोनों ही गुण उनमें विद्यमान थे। मुखर्जी अब श्याम बाबू के घर भी ज्यादा नहीं जाते थे, लेकिन सुबह की सैर पर जाना बंद नहीं किया था। शहर करते हुए दोनों बातें करते रहते। श्याम बाबू को उनकी पत्नी के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। इतनी छोटी सी उम्र में अपर्णा की सर से जो माँ का साया उठ गया और कई बार अपर्णा को देखकर उन्हें बहुत दुख भी होता। नीलांश और अपर्णा दोनों बच्चे कितने बदनसीब है, एक को माँ का और दूसरे को पिता का प्यार नहीं मिल रहा। श्याम बाबू इस दिन को बहुत अच्छे से समझते थे। उधर हरि के पास कोई रोजगार नहीं था। उसने घर के पास चाय और समोसे की छोटी सी रेहड़ी कर अपना काम शुरू कर दिया। कविता को खाना बनाने के साथ साथ समोसे और कचौड़ियाँ बनाना आता था। उसने अपने पति के काम में मदद करना शुरू कर दिया। अब दोनों मेहनत से काम करने लगे। धीरे धीरे गुजारे लायक पैसा कमाने लगे। अपने काम को बढ़ाने के लिए हरि ने अपनी बड़ी बहन नील से कुछ रुपए उधार मांगे तो नीलू ने तुरंत अपने भाई की मदद कर दी। नीलू को इस बात की खुशी थी कि कम से कम मेहनत से काम तो शुरू किया, इसलिए नीला ने अपने भाई हरि को तुरंत मदद कर दी थी और रुपए वापस करने को मना कर दिया था। हरिकेश स्टॉल पर खूब भीड़ लग रही थी। दोनों पति पत्नी अच्छी कमाई करने लगे। अब विद्या को भी लक हुई कि क्यों ना वो भी कुछ अपना काम शुरू करें और उसने अपनी स्थिति में सुधार हो जाए और दोनों बेटियों की अच्छी परवरिश हो सके। उसने नीचे वाले कमरे का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में सेट कर दिया और नीचे वाले कमरे में अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया। पहले आसपास के लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। धीरे धीरे आसपास के लोग उसे अपने कपड़े सिलवाने लगे। जब काम बढ़ने लगा तो उसे हाथ की मशीन से सिलाई करने में अधिक समय लगता था और थकान भी ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि विद्या के पास सिलाई मशीन हाथ से चलने वाली थी और अब उसने पैरों वाली मशीन चाहिए थी। एक पिको करने वाली मशीन
और एक इंटरलॉक करने वाली मशीन। तीनों मशीनों की कीमत बहुत ज्यादा थी और इतने पैसे विद्या के पास नहीं थे तो ये तीनों मशीन खरीद सके। उसने भी बड़ी चेलकी से नीलू से पैसे मांग दिए और कहा, दीदी मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी, अब मुझे कम से र करने हैं और थोड़े पैसे उधार दे दो। नीला ने अपनी छोटी भाभी को भी खुद तीनों मशीन ने खरीदने के लिए रुपए उधार दे दिए और कहा, भाभी मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम अपना काम से रोक कर लिया। आप घर के नीचे वाले कमरे में अपना बुटीक खोल लेना ताकि आपको दुकान का किराया न देना पड़े और आसपास की कुछ महिलाओं को कम पर रख लो जिससे आपका काम करने में आसानी हो जाए। कम बढ़ेगा तो पैसे भी आएंगे और फिर आप मेरे पैसे वापस कर देना। श्याम बाबू ने नीला को कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अपने पैसे बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। लेकिन नीलू हर बार यही कहती, पापा अगर मेरे दोनों भाई मेरी मदद में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, मेरी मदद उनके काम आती है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। ये दोनों अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण करने लायक बन जाए, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। पैसे का क्या है पापा, दोनों भाई कल जब अच्छा कमाने लगेंगे तो मुझे वापस कर देंगे। ऐसा करते करते दोनों भाइयों ने अपनी बहन से काफी पैसे उधार ले लिए। श्याम बाबू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन नीलू को समझने में भी वो असमर्थ थे कि सर ने आज अपने पापा के साथ चलने को कहा तो श्याम बाबू बोल, मैं अभी कुछ दिनों और यहीं रुकूंगा क्योंकि नीलांश के जाने के बाद मिलो को काफी अकेलापन लगेगा, इसलिए हम कुछ दिन उसके पास रखकर ही तुम्हारे पास वापस आएंगे। जासन की छुट्टियां खत्म हो गई थी और श्याम बाबू भी बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे थे, इसलिए श्याम बाबू ने खुद किसको जाने को कह दिया क्योंकि बेटा भाग्य लक्ष्मी की पढ़ाई का नुकसान होगा और तुम्हारी तो प्राइवेट नौकरी है, इतनी छुट्टियां प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलती। बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भाग्य लक्ष्मी की और साथ वापस चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारी आवश्यकता है। बहू और छोटी बेटी तुम्हारे बिना परेशान हो रही होंगे। हरी और उसकी पत्नी तो सारा दिन अपने काम में लगे रहते हैं। कविता का लड़का भी विद्या के पास ही रहता है। भाग्य लक्ष्मी के वहाँ से रहने पर विद्या को थोड़ा आराम मिल जाता था। भाग्य लक्ष्मी का अपने घर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। वह तो बुआ के घर में रहने खाने पीने की सब चीजों की बड़ी मौज थी। रोज उसकी हुआ कुछ न कुछ नया खाने का सामान उसके लिए लेकर आई। नीला के साथ कर में घूमकर उसे बहुत मजा आ रहा था। वह तो बुआ से इतनी पुरानी स्कूटी लेकर ही जाती थी और उसमें भी उसके पापा पेट्रोल के पैसे देते हुए रोने लगते थे कि स्कूल तो साइकिल से भी चली जाओ, मेरे पास इतनी फालतू के पैसे नहीं है। नीला ने भाग्य लक्ष्मी को बहुत सारे सुंदर संडार कपड़े दिलवाए जिसे देखकर भाग्य लक्ष्मी फूल नहीं समा रही थी। खैर किसान और भाग्य लक्ष्मी दोनों ही अपने घर वापस आ गए। किसान और भाग्य लक्ष्मी के जाते ही घर फिर से सुनासन लग रहा था। सरस्वती ने कहा, कुछ दिन बाद हम भी वापस चलेंगे। श्याम बाबू बोले, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? फिर क्यों फिर लड़ाई झगड़े में फंसना चाहती हो या कितने शगुन और शांति से रह रही हो? सरस्वती गुस्से में बोली, मेरे बहू बेटा चाहे लड़े चाहे झगड़ा मुझे दोनों पसंद है। मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ ही वहाँ रहना चाहती हूँ। आखिर बेटी के घर कब तक पड़े रहेंगे? श्याम बाबू बोल, बेटी के घर रहने में तुम्हें परेशानी है
और बेटी का खर्चा उठाने पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है कि बेटी के खर्चे पर क्यों रही। बेटी तुम्हारे लिए इतना खर्च करती तब क्यों नहीं मना करती हूँ। नीलू कहने लगी, बेटी हमारे साथ दोनों बेटे बहू को भी संभाल कर बैठी हुई है। तुम यह नहीं समझती, ये नहीं दिखाई देता। दोनों भाइयों का खर्चा भी वही उठा रही है। जब भी तुम्हारे बेटों को पैसों की आवश्यकता होती है, क्या नील उन्हें मना करती है? एक बार मांगने पर तुरंत पैसे दे देती है और भाग्य लक्ष्मी की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उसी के सिर पर डाल दिया है। और राजेश जी जो विजय लक्ष्मी को बेटी मानते थे, अरे अब तो राजेश ही नहीं रहा, तो अब तो अपनी बेटी का खर्चा खुद उन्हें उठाना चाहिए। सरस्वती बोली, सुनो जी, नीलू के भाई अभी जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए नील उनकी मदद कर रही है। ये परेशानी वाला समय भी गुजर जाएगा तो दोनों अपना गुजारा खुद कर लेंगे और तुम्हारी लाडली के सारे पैसे वापस कर देंगे। और वैसे भी बड़ी बहन है, थोड़ी मदद कर देगी तो क्या बुराई है। न्यू के पास तो इतना पैसा है, क्या करेगी इतने रुपए पैसे का, एक ही लड़का है। अगर कुछ रुपए अपने भतीजी पर खर्च कर दिए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। सरस्वती ने कहा, दोनों अपने खर्च करेगी, अपने ऊपर ही तो खर्च करेगी तो फिर वो मुखर्जी और अपर्णा जैसे लोगों पर लुटाएगी। श्याम बाबू कहने लगे, तुम्हारी गलत फहमी है। मिस्टर मुखर्जी को नीलू के पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो खुद इतना अच्छा कमाते हैं, पता है कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके पास सब कुछ है। वो तो बार बार दोनों बाप बेटी हमारे यहाँ क्या करने आते हैं। सरस्वती कहने लगी तो श्याम बाबू बोल, अरे बेवकूफ औरत, इंसानियत के नाते आते हैं। दोनों बाप बेटी इस दुख से गुजर रहे हैं जिससे नील और नीलांश गुजरे हैं। दोनों की अनुभूति एक है, दोनों का दुख दर्द एक है। सरस्वती गुस्से में बोली, अब दोनों का घर एक करने का इरादा है। क्या ये सुनकर श्याम बाबू चुप हो गए और सोचने लगी कि अगर सच में दोनों का परिवार एक कर दिया जाए तो दोनों परिवार सुखी परिवार बन जाएंगे। सरस्वती श्याम बाबू को गहरी सोच में डूबे देखकर बोली, अब क्या सोच रहे हो? श्याम बाबू बोल, कुछ नहीं। उधर नीलांश ऑस्ट्रेलिया जाने का उसका समय आ गया था। उसका कॉलेज शुरू होने वाला था। नीलांश अपने पैकिंग करने लगा। वो रोज मिस्टर मुखर्जी के साथ अपने कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहा था। नीलू को ऑफिस में ज्यादा काम था, इसलिए नीलांश को समय नहीं दे पा रही थी। इतनी लंबी छुट्टी के बाद काफी काम पेंडिंग में थी, जिन्हें पूरा करना नीलू को बहुत समय लग रहा था। और वैसे भी अभी नीलांश को छोड़ने जाने के लिए नीला को सिर्फ फिर से 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और नीलांश के जाने का समय आ गया। नीलांश ने अपने नाना नानी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि आप मेरे जाने के बाद मम्मी का ध्यान रखना। नाना ने कहा, नीलांश बेटा, तुमने निश्चिंत होकर जाओ। अब मैं तुम्हारे मम्मी के पास ही रहूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। तुम्हारी नानी अपने बहू बेटे के पास रहेगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मम्मी के साथ ही यहीं रहूंगा। यह सुनकर नीलांश अपने नाना के गले लग गया और कहा, जी आपने बहुत अच्छा किया। सरस्वती ने सोचा शायद श्याम बाबू ने नीलांश को खुश रहने के लिए ऐसे कह दिया ताकि वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करने चला जाए। अपने नाती को विदा करते हुए श्याम बाबू की आंखें भर आई। नीलांश ने कहा, नाना जी आप उदास मत होइए, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मिस्टर मुखर्जी, अपर्णा और नीला
और नीलांश को दिल्ली छोड़ने के लिए साथ गए थे। सारे रास्ते नीलू अपने बेटे ने लेंस को हिदायतें देती जा रही थी। माँ अक्सर अपने बच्चों को विदेश भेजने हुए भावुक हो जाती है। यही हाल उसे वक्त नीलू का हो रहा है। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को बाहर जाने की इजाजत दी थी। उसका इकलौता बेटा जिसे वो अपनी आंखों से एक पल दूर नहीं होने देना चाहती थी, जिसके लिए वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इतनी दूर कानपुर आ गई थी। आज इस बेटे को विदेश भेजने नीलू के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन कई बार बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा को पीछे रखना पड़ता है। अपना ने अपने भाई को राखी बांधी और कहा, ईश्वर मेरे भैया को हमेशा स्वस्थ रखें और लंबी आयु प्रदान करें। आज अपर्णा को ऐसा करते देखना लंच की आंखें भर आई। नीलांश ने अपना परिणाम को हंसाने के लिए कहा, इतने उदास होकर राखी मत बांधो बहन, खुश होकर बांधो मेरी प्यारी छोटी बहन, मेरी छुटकी अपर्णा। अब तुम्हें मेरी मम्मी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी बहन बन गई हो। आज तुम्हें पहली बार राखी बांधकर मुझे ऑफिशियल अपना भाई मान लिया है। मेरी प्यारी चुटकी प्लीज, अपर्णा कहने लगी। चुटकी मत कहो, अपर्णव। नीलांश ने जो अपर्णा को गले लगा लिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। जीवन में कई बार हम किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से ऐसे जुड़ जाते हैं कि अपने सगे रिश्तेदार से भी अधिक हम उसे अपना मान लेते हैं, और अब हमें वो बहुत प्रिय लगने लगता है। हम उसे पर विश्वास करने लगते हैं। अपनों से ज्यादा हम उसे प्यार करने लगते हैं। खून का रिश्ता ना होने पर भी एक भावनात्मक जुड़ा महसूस होता है। अपर्णा को नीलांश अपने बड़े भाई जैसा ही लगने लगा था। न आँखों से नीलू ने अपने बड़े बेटे नीलांश को गले लगाया और विदा कर दिया। कुछ ही पलों में नीलांश सबकी आँखों से ओझल हो गया। अपर्णा और नीलू दोनों को उदास होकर वहीं खड़ी थी। मिस्टर मुखर्जी बोले, खुशी से विदा करते हैं। तुम दोनों तो ऐसे रो रही हो जैसे तुमने अपनी बेटी को शादी करके विदा कर दिया। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुखर्जी ने कहा, चलो हम गाड़ी में बैठते हैं, हमें वापस भी जाना है। अगले दिन तीनों वापस आ गए। वापस आने पर घर बिल्कुल खाली लग रहा था। नीलांश का कमरा देखकर नीलू की आंखें भर आई। श्याम बाबू ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, नीलू तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो खुद अपना ध्यान रख सकता है। चलो तुम भी अब आराम करो, लंबा सफर था, तुम थक गई होगी और तुम्हें अभी ऑफिस भी जाना है, ऑफिस जाने की तैयारी करो। श्याम बाबू के दिमाग में सरस्वती की बात घर कर गई थी। वो बार बार सरस्वती की कही बात के बारे में सोच विचार कर रहे थे कि क्या दोनों परिवार को एक कर दें। श्याम बाबू को पहली बार सरस्वती की कोई बात पसंद आई थी। सरस्वती भी कुछ दिनों के लिए अपने बेटा और बहू के पास वापस चली गई। श्याम बाबू अकेले बैठे सरस्वती की कही बातों पर विचार कर रहे थे, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से कैसे कहे और नीलू को कैसे मनाए, यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी तरह जानते थे कि नीलू राजेश को बहुत प्यार करती थी और राजेश की जगह किसी को भी नहीं दे सकती। भले ही नीला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, अपनी जिम्मेदारियां को संभाल लिया था, लेकिन अपने दिल में राजेश के सिवा किसी को जगह नहीं दी थी। कभी दूसरी की शादी के बारे में तो मन में विचार भी नहीं आया, क्योंकि उसने राजेश को अब तक अपने दिल से निकला नहीं था। राजेश को भूल पाना उसके लिए असंभव था। राज ऋषि पहले और आखिरी प्यार था।
उसका जीवन में राजेश से ही उसके लिए सब कुछ। श्याम बाबू सो रहे थे। मनुष्य का जीवन ऐसा ही होता है, जब किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। नीला राजेश तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी थी। पता नहीं किसकी नजर लगी, दोनों का साथ छूट गया। अभी मेरी बेटी की गृहस्थी पूरी तरह तबाह हो गई। पता नहीं ईश्वर ने उसके भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा। मेरी जी बेटी ने जीवन भर बेटा बनकर मेरा साथ भगवान साथ दिया। भगवान ने उसी के भाग्य में इतना दुख लिख दिया। पहले बेटा और पति भगवान को प्यार हो गए, फिर सासू माँ भी छोड़कर चली गई। नीला ने इतनी छोटी उम्र में कितना दुख झेला है। सारी खुशियाँ उससे मुंह मोड़कर चली गई। अब बेटा पढ़ाई करने विदेश चला गया। मेरी बेटी के जीवन में कितना अकेलापन झेला है, कितनी मुसीबत का सामना अकेले किया है, या मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बाकी लोगों को तो यही लगता है। नीलू को किस चीज की कमी है? पेंशन के साथ साथ अच्छा खासा कम रही है। सरकारी नौकरियां मजे से रहती है। राजेश ने कितना कुछ छोड़कर मारा है। इतना बड़ा घर है, बैंक बैलेंस है, सरकारी नौकरी, सब कुछ नीलू के पास है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है क्या? लेकिन भारी जमाने में विधवा का जीवन जीना कितना कठिन होता है, यह कोई नहीं समझता। जीवन साथी के बिना जीवन कितना नीरस हो जाता है। हर पल इस घर में अपने जीवन साथी के बिना रहना कितना दुखदाई होता है। ये तो वही जानता था जो इस दुख को भुगत रहा होता है। घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ नौकरी करना आसान काम नहीं होता। मेरी बेटी को बुढ़ापे में अकेलापन और दुखी करेगा, लेकिन ये कोई नहीं समझता। इंसान की कमी पैसे से पूरी नहीं की जा सकती। जीवन साथी के बिना जीवन में कितने संघर्षों से गुजरना पड़ता है, ये तो वही जानते हैं जो इस संघर्ष से गुजराते हैं। मुझे अपने जीते जी अपनी बेटी के लिए कुछ सोचना चाहिए, ताकि उसका जीवन फिर खुशियों से भर जाए। बुढ़ापे में उसे अकेलापन न सहना पड़े। मेरी दोनों बेटियां रूप और देवी अपनी ससुराल में अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। दोनों बेटे भी अपने बच्चों और परिवार के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। कोई भी मेरी बेटी के बारे में नहीं सोच रहा। दोनों भाई अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, और सरस्वती उसे तो अपने बेटों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे तो नीलांश अपनी माँ को बहुत प्यार करता है, लेकिन समय और परिस्थितियों कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कल जब उसके शादी हो जाए तो वो भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाएगा, और फिर एक बार मेरी बेटी का जीवन अकेलेपन का शिकार हो जाएगा। श्याम बाबू मन में सोच रहे थे कि पता नहीं प्रभु की कैसी माया है। अच्छे करने वालों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? नील और राजेश ने किसी का बुरा नहीं किया। बड़ा करना तो दूर कभी सोचा भी नहीं। नीला ने अपनी बहनों के जीवन में हर परेशानी में उसका साथ दिया। राजेश ने तो आकाश का साथ बड़े भाई की तरह दिया था। सभी के लिए अच्छा सोचता था। अच्छे लोगों के जीवन इतने दुखों से क्यों भरा होता? यही सोचकर श्याम बाबू की आंखें भर आई। आंसू पोंछाते हैं। उन्होंने अपने मन में एक निर्णय लिया, करने से पहले अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा कर जाएंगे। मेरे बेटा बहू मेरी बेटी का दुख कभी नहीं समझ पाएंगे। उन्हें तो सिर्फ नीलू के घर और पैसों से मतलब है।
मेरी बेटी ने बुरे वक्त में पूरे परिवार को संभाला है, जैसे वह अपने नाम को सार्थक कर रही है। नीलमणि की तरह अपनी चमक से सारे परिवार को रोशनी दे रही है और सुख समृद्धि की मणि बनाकर सारे परिवार को सुखी और संपन्न कर दिया है। अपने साथ साथ हम सभी का जीवन सुखमय बना दिया है। आज भी अपने दोनों भाइयों को रुपए पैसे की मदद करती रहती। नीला जैसी समझदार एक बेटी हर घर में होनी चाहिए। मेरी बेटी सभी के लिए नीलमणि बन गई है, जिसके पास रुपए पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। लेकिन जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना वह कह सके। सभी लोगों उसके साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। श्याम बाबू सो रहे थे। अब मुझे उसकी खुशी के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके जीवन में खुशियों का आगमन हो जाए। अगले दिन सुबह सैर पर जाते हुए श्याम बाबू ने मिस्टर मुखर्जी से पूछा, बेटा एक बात करनी थी। ये बात तुम्हारी सेवा में किसी से नहीं कर सकता। परिवार में नीलू के सिवा मैं अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताता हूँ। दोनों बेटों में से भी अपने मन की बात नहीं कह सकता। वो दोनों इतने समझदार नहीं है। फिर सोचा तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुमसे अपने मन की बात कह दूं तो। मिस्टर मुखर्जी बोले, अरे अंकल जी, बिल्कुल मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। आप बेझिझक होकर अपने मन की बात कहिए तो। श्याम जो कहने लगे, बेटा तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो। अगर तुम मेरी बात गलत भी लगे तो तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे। सिस्टर मुखर्जी कहने लगे कि अंकल मैं समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहते हो? आखिर इतना घुमा फिराकर क्यों बोल रहे हो? जो बोलना सीधे सीधे बोल दो। मुखर्जी को लगा शायद फिर से बेटा और बहू ने नीलू से कोई नई डिमांड कर रहे होंगे। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, या हो सकता है कि सरस्वती जी वापस चली गई है और श्याम बाबू का मन नहीं लग रहा है, इसलिए थिन परेशान हो रहे हैं। श्याम बाबू ने कहा, बेटा मुखर्जी, मुझे नीलू की चिंता हो रही है। उसका जीवन बहुत दुखद रहा है। मेरे इतने बड़े परिवार को मेरी बेटी नीलमणि ने संभाल रखा है और सभी लोग उसके साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ भाव से मेरी नीलमणि को प्यार करता हो। सभी स्वार्थ और लालच के कारण ही उसे अपना मानते हैं। बेटा बहू उसकी बहाने हो, चाहे ससुराल और पीहर के लोग सब उसकी धन दौलत को ही पाना चाहते हैं। नीलू के दुख से कोई भी मतलब नहीं है। सबको ऐसा लगता है नीलू के पास इतनी धन दौलत है कि एक ही बेटा है, तो इतना पैसा छाती पर रखकर साथ लेकर तो नहीं जाएगी, तो वो थोड़ा बहुत मदद कर देती है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई भी मेरी बेटी के साथ स्वार्थ भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से नहीं जुड़ा है। कोई भी उसके दुख से दुखी नहीं है। सच्चा प्यार कोई नहीं करता। सब मतलब के साथ ही है। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। इसलिए मुझे बेटा अपनी बेटी नीलू की बहुत चिंता हो रही है। कई बार तो मुझे लगता है कि वैसे दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के लिए ही पैदा हुई है कि अब परिवार के नाम पर सिर्फ एक नीलम सी है। उसके पास कल का नीलम शादी करके ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो गया तो मेरी बेटी तो अकेली रह जाएगी, क्योंकि नीलू अपनी नौकरी छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है और रिटायरमेंट में तो अभी बहुत साल बाकी हैं। इतना लंबा समय अकेले कैसे गुजरेगी और पता भी नहीं चल नीलांश और उसकी पत्नी नीलू की सेवा करेंगे या नहीं। फिलहाल तो मैं खुद अपनी जिंदगी में सच्चाई का सामना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बेटे और बहू मेरी कोई सेवा नहीं करते। उनका तो ये हाल है कि
कोई उनकी ही सेवा कर दे, बल्कि मेरी बेटी नील हुई उन दोनों को संभाल रही है। हर बार एक नया काम शुरू कर लेते हैं और पैसे ले लेते हैं। कुछ दिन बाद काम बंद हो जाता है, फिर नया काम शुरू करने के लिए पैसे ले लेते हैं। किशन भी प्राइवेट नौकरी ऐसी ही है कि 8 महीने फैक्ट्री चलती है, 4 महीने बंद रहती है क्योंकि उसके मालिक का काम भी सीजनल है। आइसक्रीम का काम गर्मियों में चलता है, सर्दी में बंद हो जाता है, इसलिए दोनों बेटे खुद ही उन्हें संभाल पा रहे, तो मेरी बेटी को क्या संभालेंगे? श्याम बाबू और मिस्टर मुखर्जी दोनों बातें करते करते सुबह की शहर का आनंद ले रहे थे। सूर्य की आता पाक के चारों ओर धीरे धीरे फैल रही थी। तभी वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो तक की प्रदान कर रही थी। मिस्टर मुखर्जी ने श्याम बाबू से कहा, अंकल ये थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। लगता है आपको गंभीर मुद्दे पर ही मुझे राय चाहिए। मुझे बेझिझक अपनी बात कहिए, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, श्याम बाबू ने कहा। मुखर्जी बेटा, मैं अपनी नीलू को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं नीलू के जीवन में फिर से खुशियाँ देखना चाहता हूँ और खुशियों को देखने के लिए मुझे अच्छे समझदार व्यक्ति की खोज है, जो कि शायद मैं सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध हो सकता है। मैं गलत हूँ क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में आज भी दूसरी शादी को अच्छा नहीं माना जाता और अधेड़ अवस्था में तो शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पर संबंधियों को इस बात के लिए राजी करना आसान काम नहीं। लोग इस बात का मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं तो अपनी बेटी नील को खुश देखकर देखना चाहता हूँ, उससे ही मुझे ज्यादा खुशी होगी। मिस्टर मुखर्जी, मैं अभी नीलू को इस बारे में कोई बात नहीं की है, ना ही मैंने उसे कुछ पूछा है कि वो दूसरी शादी करना चाहती है कि नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहता हूँ। यह मैंने तय कर लिया है। मेरी बेटी के लिए बहुत त्याग मेरी बेटी ने किया है। मैं उसके लिए सुयोग्य ढूंढकर फिर से उसका घर बसाना चाहता हूँ, ताकि वह अपने परिवार में घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाए और अपने आने वाले वर्षों में उसे अकेलापन का सामना नहीं करना पड़े। बाकी तो मुखर्जी बेटा, भगवान की इच्छा है। कोई पहले जाता, कोई बाद में। जीवन साथी कभी भी एक साथ नहीं जाते। दोनों में से जो पहले चला जाता है तो दूसरा अकेला रह जाता है। लेकिन जब तक दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर रहते हैं। मुझे अब यही चिंता लगी रहती है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का कोई सहारा नहीं है। सभी अपने परिवार घर भेजते में लगे हैं, लेकिन नीलू अपने जीवन में अकेली है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में नीलू के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके दुख सुख में उसके साथ खड़ा हो और उसके जज्बातों को समझे, उसकी परवाह करे। कभी बीमार पड़े तो उसकी देखभाल करे, सहानुभूति दिखाई। ये सुनते मिस्टर मुखर्जी तो भूल नहीं समय। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन की मुरादें पूरी हो सकती हैं। इस विषय पर तो कब से नीलू से बात करना चाहते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। सिर्फ मनी माँ उसे प्यार करने लगे थे और कहीं नीलू उसकी बात का बुरा ना मान जाए, उन्हें गलत समझना ना लगे। मिस्टर मुखर्जी कभी अपने मन की बात को नीलू से नहीं कह पा रहे थे, लेकिन नीलू को चाहना भी नहीं छोड़ रही थी। मुखर्जी के मन में नीलू के लिए कितनी कोमल भावनाएं पनप रही थी। इस बात का एहसास किसी को भी नहीं था कि वो नीलू को अपना जीवन साथी बनना चाहते हैं। मुखर्जी को गंभीरता से विचार करते हुए देखकर श्याम बाबू ने अपनी बात बड़ी सरलता से कह दी।
सुनो बेटा, मुझे घुमा फिराकर बातें करनी नहीं आती है और तुम्हें भी घूम फिराकर बातें सुनना पसंद नहीं है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी नीला के लिए पसंद करता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? ये सुनकर तो मुखर्जी हैकवाके रह गए। ईश्वर की कैसी माया, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जी बात का मैं कब से इंतजार कर रहा था, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। इस बात के पूरे होने की मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। वो बात इतनी आसानी से पूरी होगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वे तो बड़े अपने मन में सोच ही रहे थे कि नीलू के घर से कोई मेरे और नीलू के रिश्ते की बात करने आएगा। हम दोनों के रिश्ते को लेकर इतनी सहजता से बातचीत होगी। मुखर्जी खुद को संभालते हुए बड़ी शालीनता से दिए बोले, अंकल जी, मैं तो खुद नील को इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता है कहीं नीलू मुझे गलत ना समझे। नीलू ने अब अगर जवाब नहीं दिया तो ना करने के बाद हम दोनों का दोस्ती का रिश्ता भी खत्म ना हो जाए और इस घटना के बाद हम दोनों ही एक दूसरे से सामान्य तरीके से बातचीत न कर पाए, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। आज आपने खुद ये बात कहकर फिर मेरे मन की बात कह दी है, लेकिन नीलू के मन की भावना को मैंने नहीं जानता कि वो नीलू के मन में मेरे लिए फीलिंग है भी या नहीं। वो मुझे उसे नजर से देखती है कि नहीं। मैं नीलू के मन भावन को नहीं जानता। हालांकि आपको सबसे पहले नीलू के मन की बात जानी चाहिए। अगर नीलू की यहाँ है तो तुम मेरी तरफ से भी हाँ होगी, लेकिन मैं चाहता इस रिश्ते को कोई जोर जबरदस्ती हो या रिश्ता किसी मजबूरी में किया जाए। इस रिश्ते में नीलू की रजामंदी बहुत जरूरी है। मेरे और आपके सोने से कुछ नहीं होने वाला अंतिम निर्णय नीलू मैडम का ही होगा। अंकल जी, और अंकल जी एक बात और है, मैं बंगाली हूँ और नॉनवेज खाता हूँ। आप ब्राह्मण हैं तो सोच विचार करने के बाद ही आप इस विषय पर बात कीजिएगा, क्योंकि आपके और हमारे रीति रिवाज में बहुत अंतर है। मैं और मेरी बेटी अपर्णा हम दोनों ईश्वर पर बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन हम दोनों की परवरिश उसे माहौल में हुई है जहां मांस मछली बचपन से कहते आए हैं। कह सकते हैं कि हम उसे वातावरण में पाल बड़े हैं जहां नॉनवेज खाना बुरा नहीं माना जाता, और आपका परिवार पूरे ब्राह्मण जनेऊधारी है। पता नहीं सरस्वती जी कैसा रिएक्शन देंगे जब उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। श्याम बाबू बोल, मुखर्जी तुम अपनी बात करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सभी को समझा लूंगा। तुम सिर्फ अपनी राय बताओ कि तुम्हें क्या। तो मुखर्जी बोले, अंकल अपने मन की बात बताऊं तो नीलू मैडम को मैं पहले दिनों से पसंद करता हूँ। मुझे तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मेरी बेटी को, लेकिन नीलांश और नीलों को से जो आपको बात करनी होगी। इस रिश्ते के लिए उन दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। श्याम बाबू बोल, नीलू भाटिया से तुम्हें बात कर लूंगा, लेकिन नीलम से मिस्टर मुखर्जी आपको बात करनी होगी, क्योंकि वो आपसे काफी जो घुला मिला है। आपकी बात को जल्दी समझिएगा तो ठीक है। बेटा श्याम जी कहने लगे, मैं पहले अपने परिवार में इस बारे में बात कर लेता हूँ, उसके बाद सारी बात तुम्हें बताता हूँ। मुखर्जी बोले, अंकल प्लीज पहले आप नीलू से बात कीजिए, उसके बाद परिवार से कीजिए। तो श्याम बाबू बोले, ठीक है बेटा, हम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम पहले नीलू से बात करेंगे। पता नहीं नीलू के मन में दूसरी शादी करने की इच्छा भी है या नहीं।
पहले नीलो से पूछना ही उचित रहेगा। श्याम बाबू ने कहा, ठीक है बेटा, नीलू को मनाना कौन सा आसान काम है। मुझे पता है वो राजेश को भुला नहीं पाई है, लेकिन मुखर्जी बेटा जीवन में हमें आगे तो बढ़ता ही होता है। अब जब हम जीवन में किसी अपने को खो देते हैं तो जीवन में आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। अपनों को खोने के बाद हमें फिर से अपने जीवन की खुशियों में रंग भरना चाहिए। लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। सभी को अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक है। किसी के जाने से हमारा मन दुखी हो सकता है, लेकिन जीवन तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। मिस्टर मुखर्जी और श्याम बाबू बातचीत करने के बाद शहर करके वापस आ गए। श्याम बाबू ने अपनी बेटी से इस बारे में बातचीत शुरू की। आज रविवार का दिन था। नीलू चाय का प्याला लेकर बाहर बगीचे में आकर बैठ गई थी। आप और बेटी दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। श्याम बाबू नील से अपने मन की बात बताई और नीलू से इस विषय पर उसकी राय पूछी। नीलू ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, पापा मैं राजेश के सिवा किसी और को नहीं चाहती हूँ और शायद दोबारा किसी और को अपना का भी नहीं पाऊंगी। जीवन साथी के रूप में मुझे से अच्छा व्यक्ति दोबारा नहीं मिल सकता। श्याम बाबू बोल, अगर राजेश से भी अच्छा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए तो? नील उदासीन होकर बोली, पापा मेरे भाग्य में जोली का था, वो मुझे मिल चुका है। अगर मेरी तकदीर इतनी अच्छी होती तो राजेश मुझे छोड़कर नहीं जाते, या कहते हुए नीलू की आंखें भर आई। श्याम बाबू बोल, बेटा जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी की यादों के सहारे सारा जीवन भी नहीं गुजारा जा सकता। एक उम्र के बाद अकेलापन इंसान को बहुत परेशान करता है। कल नीलांश की भी अपनी गृहस्थी होगी और वो भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगा। तुम जीवन में बहुत अकेलापन अनुभव करोगी। बुढ़ापे में जीवन साथी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे वक्त हमारे बच्चे नए अनुभवों और नए दौर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और हम अपने पुराने गुजरे हुए अनुभव को सिर्फ अपने हम उम्र साथी जीवन साथी के साथ साथ कर सकते हैं। नई पीढ़ी को हमारी बीती बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? तुम्हारे दोनों भाई अपने अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं। मैं बहुत दुनिया देखी है बेटा, कोई किसी के काम नहीं आता, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के साथ मजबूत डोर से बंधा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीते हैं और उनका आपस में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाए। बाकी तो कुदरत की माया है, जो आया उसे जाना ही है। बस पहले कौन जाता है ये बात कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुनाव किया है। राजेश की तरह समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति है। तुम्हारे जीवन में राजेश की कमी को पूरा कर देगा और एक आदर्श पिता की तरह नीलांश का भी ध्यान रखेगा। राजेश की तरह उसकी तुम्हारी छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखेगा और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। नीलू को पापा की बातें समझ में आ रही थी और राजेश के जाने के बाद वो जीवन में कठिन परिस्थितियों से रूबरू हो चुकी थी। राजेश के जाने के बाद उसने सच में बहुत अकेलापन झेला था। कितनी मुसीबत का सामना उसने अकेले किया था। नील सोच नहीं पा रही थी कि पापा की बात बिल्कुल सही है और सभी अपने घर गृहस्थी में लगे हुए हैं। सभी के सुखी परिवार देखकर नीलू का मन करता था काश उसका भी कैसा ही सुखी परिवार होता तो कितना अच्छा होता। काश राजेश जी कभी जाते ही नहीं, या ईश्वर उससे पहले मुझे उठा लेता।
सारी बातें सोचते हुए नील की आंखों से जो आंसू बहने लगे। नीलू सो रही थी। माता पिता अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। मेरे पिता को आज भी मेरी कितनी चिंता है। जीवन की सच्चाई यह माता पिता की ही निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। तभी माता पिता को धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। मेरे पिता मुझे आज भी बहुत प्यार करते हैं और आज भी मेरी कितनी चिंता करते हैं। उधर मिस्टर मुखर्जी अपने घर में कॉफी बना रहे थे और कॉफी बनाकर सोफे पर बैठ गए और श्याम बाबू की बातों को विचार करने लगे और सोचने लगे। कहा, सच में ये सच हो जाए, नीलू मेरी लाइफ पार्टनर बनकर इस घर में आ जाए, अपना को मन मिल जाएगी और मुझे पत्नी और नीलांश को तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करूंगा। है सर का सब कुछ ठीक हो जाए। आज मिस्टर मुखर्जी दिल का जो उनका जोर जोर से धड़क रहा था। नीलू को पाने का सपना पूरे होने वाला था। आज उनके मन की बात नीला के पापा तक पहुंच गई और उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाथी मिस्टर मुखर्जी का आत्मविश्वास बढ़ गया। वे जल्द से जल्द नीलू को भी अपने मन की बात बताना चाहते थे। अपर्णा ने अपने पापा को अकेले मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, पापा क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मुखर्जी बोल, बेटा बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। जिंदगी में मुखर्जी ने अपने और श्याम बाबू के बीच की सारी बातें पढ़ने आपको बता दी। अपन ने सारी बात सुनने के बाद बोली, पापा ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो खुद नीलू आंटी बहुत पसंद है और वैसे भी नील डांस भाई मुझे अपनी छोटी बहन मान चुके हैं। नीलू आंटी मेरी मम्मी बन जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद मिस्टर मुखर्जी ने काफी राहत महसूस कर रहे थे कि चलो बच्चों की तरफ से तो हाँ है। शायद नीलेश को नीलांश को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को अभी से बधाइयां दे रहे थे। अपर्णा ने सारी बातें नीलांश को भी बता दी और कहा कि अगर नील आंटी हाँ कर देती है तो सच में मुझे मन मिल जाएगी भैया, और आज भी मन के प्यार के लिए मैं बहुत तरसती हूँ। काश नील आंटी हाँ कर दी तो कितना अच्छा हो जाएगा। फिर भैया हम एक साथ एक परिवार की तरह रहेंगे। फिर हमारा भी अपना छोटा सा परिवार होगा। देखो भैया, आपके पिता का प्यार मिलेगा और मुझे माँ का। हम दोनों बच्चों का जीवन खुशियों से भर जाएगा। नीला ऐसा परिणाम की बातें सुनकर भावुक हो गया और बोल, सच में छुटकी, मुझे तो कई बार अपने पिता की याद बहुत आती है। मुझे भी मिस्टर मुखर्जी में अपने पिता की झलक नजर आती है। दोनों इस तरह से देखो लेकर उत्साहित हो रहे थे। उधर नीला अपने पिता के मनोभावों को ध्यान से देखते हुए सारी बातों पर विचार करने लगी और पापा को वहां बोल दिया और एक बार अपनी मम्मी और दोनों भाइयों से सलाह मशवरा करने को कह दिया। और बस यही नीला के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। श्याम बाबू अपनी बेटी नीलों की सहमति सुनकर खुश हुए और बड़ी खुशी से उन्होंने मिस्टर मुखर्जी को ये बात बता दी और घर आने के लिए कहा। अपना और मिस्टर मुखर्जी दोनों श्याम बाबू से मिलने उनके घर आ गए। घर आते ही अपर्णा ने नीलू को अपने जो अंक में भर लिया और कहा, माँ अब मुझे छोड़कर मत जाना। अपर्णा को इतना प्यार देखकर उसे अपने गले लगा लिया और काफी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगी रही और मिस्टर मुखर्जी दोनों को ऐसे गले लगे देखकर दिल में शगुन महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो समझ गए नीला ने अपने जो पापा की बात मान ली है। श्याम बाबू बोल, अपर्णा बिटिया, अब तो तुम मेरी नातिन बन गई हो। चलो अब नाना और नानी नातिन दोनों मिलकर काफी बनाते हैं, क्योंकि
मुझे कॉफी बनानी आती नहीं। श्याम बाबू बोले, तुम दोनों बैठो और बैठकर एक दूसरे से बात करो। वैसे तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन अब तुम दोनों के नए रिश्ते में बंधने जा रहे हो, इसलिए कुछ देर एक दूसरे के मन की बात कह लीजिए। तब तक हम दोनों आपके लिए काफी बनाकर लाते हैं। नीला मिस्टर मुखर्जी से बड़ी सहजता से बातचीत कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में राजेश ही जो पहली मुलाकात घूम रही थी, उसे वक्त वो कैसे डरी डरी सहमी से झुकाए बैठी थी। आज नीलू पूरे आत्मविश्वास के साथ मिस्टर मुखर्जी से बात कर रही थी। समय और परिस्थितियों इंसान को कितना कुछ सिखा देती हैं और हमारे व्यक्तित्व को कितना पर एक बना देती हैं। मिस्टर मुखर्जी बोले, नीलू मैडम, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे मनोभावों को सही तरीके से सुना और समझा और मुझे गलत नहीं समझा। मुझे तो यही डर लग रहा था कि कहीं आप नाराज ना हो जाए और मुझे गलत ना समझ ले। नीला ने कहा, मेरे पापा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते, वो मेरा भलाई चाहते हैं और आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। आपका अच्छा व्यवहार किसी के मन को दुखी नहीं कर सकता, तो मेरा मन कैसे दुखी कर सकते हैं। जब मेरे पिता को अटैक पड़ा तो आपने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब मेरी सासू माँ का देहांत हुआ, उसे समय भी अपने इंसानियत के नाते मुझे अपनी लंबी छुट्टी दे दी। सर, यह सारी बातें एक अच्छे इंसान के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। आपका सरल और सहज स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा और हर्ष दुख के अगर हम भागीदार बनेंगे तो अच्छी बात है। मिस्टर मुखर्जी नील की बातें सुनकर प्रभावित हो रहे थे। सच में नीलू बहुत ही समझदार और बुद्धिमान महिलाएं कितनी सादगी से निर्णय ले लिया। कुछ देर बाद अपर्णा सभी के लिए काफी बनाकर लिया आई। अपर्णा ने बताया, 20 में नीलास भैया से बात कर ली है, उन्हें इस रास्ते से कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर नीलू बोली, हो दोनों बहन भाई पहले ही आपस में सारी बातें डिस्कस कर लेते हो। कोई बात नहीं है, पढ़ना आज रात को मैं नीलांश से बात करूंगी। कॉफी पीने के बाद मुखर्जी और अपर्णा अपने अपने घर वापस आ गए। दोनों बहुत खुश थे। नीलू अपने कमरे में जाकर बैठ गई। तभी विमला ने कहा, अरे दीदी, आपने मुझे क्यों नहीं कहा? कॉफी बनाने के लिए मैं बना देती और मैं बहुत खुश हूँ कि आपका अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच लिया। दीदी, सच में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। मैं और मेरी बेटी इस दुख से गुजर चुके हैं। ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है आपने कि अब आप दोबारा शादी कर रही हैं। वैसे भी मिस्टर मुखर्जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपके पापा को जब अटैक आया था तब उन्होंने ही साथ दिया था, जबकि आपकी मम्मी और भाई ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। लेकिन जब तक आपके पापा पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गए तब तक मिस्टर मुखर्जी उनसे मिलने रोज आते थे और सुबह की सैर तब उनके साथ ही दोनों करते थे। मिस्टर मुखर्जी मानवीय व्यवहार को बहुत अच्छे से समझते हैं और अच्छे आचार व्यवहार के व्यक्ति हैं। मुसीबत में किसी को अकेला नहीं छोड़ते। उधर श्याम बाबू ने जैसी सरस्वती को सारी बातें बताई तो सरस्वती फोन पर ही चिल्लाने लगी, क्यों पाप में डाल रहे हो? क्यों दूसरा व्यवहार रच रहे हो? बुढ़ापे में शादी करके क्या करेगी? ऐसी किस चीज की कमी की आग लगी है जो इस बुढ़ापे में शादी करने चली है? मुझे तो लग रहा था नीलू बहुत समझदार है, लेकिन तुम बाप बेटी तो ना कटवाने की सोच रहे हो। जरा दिमाग लगाओ और सोचो, इस वक्त नीलांश भाग्य लक्ष्मी की शादी की उम्र है
और उन दोनों की शादी होनी चाहिए, ना कि तुम्हारी बेटी नील की शादी होनी चाहिए। नीलू का विवाह हो चुका है। हम उसके भाग्य के वैवाहिक सुख नहीं है। उसके भाग्य में तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सुख नहीं मिला। अब उसका विवाह मत करो और समाज में अपनी नाक मत कटवाओ। इतनी बेइज्जती कराकर समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा गली मोहल्ला और गांव सभी हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो नीला ने अपने को फंसाकर उससे शादी कर ली। सरस्वती बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि आप मेरे पीछे ऐसे गुरु खिलाओगे। खुद तो पागल हो ही गए हो और मेरी बेटी को भी पागल बना दिया है। तुम ही बताओ, मांस मछली खाने वाले व्यक्ति से हम कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं? तुम ही बताओ, ब्राह्मण रीति रिवाज से शादी करोगी या बंगाली रीति रिवाज से शादी करोगी? मछली आती है, अब हमें खुद खाओगे, मैं अपने रिश्तेदारों को खिलाओगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? तुम बाप बेटी ने तो जो ना काटने की सोच ली है। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, समझ गए? तुम सरस्वती गुस्से में बोले जा रही थी। 2 बार इस तरह की बेहुदा हरकतें आप भी मिलकर मत करना। कृष्ण और हरि दोनों सुनकर हैरान रह गए कि दीदी दूसरी शादी कर रही है। विद्या और कविता दोनों सच सच कर परेशान हो रही थी कि अगर नीलू दीदी शादी कर लेती हैं तो हमें यह इतना बड़ा और सुंदर घर छोड़कर कहीं और रहना पड़ेगा। बसा बसाया जमा जमाया काम छोड़कर पता नहीं कहां जाकर रहना पड़ेगा। और वैसे भी दीदी जब तक नौकरी पर है तब तक इस घर में रह सकते हैं। अगर शादी नहीं करती तो अकेले वो वापस आती और हमारे साथ इसी घर में रहती। लेकिन अब तो दीदी शादी कर रही है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद तो फिर नीलू दीदी इसी घर में मुखर्जी और उसकी बेटी के साथ आकर रहेंगे। विद्या बोली, सच में कविता, इतनी मुसीबत में हमने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है और बाहर की तरह दुकानें बनाई है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उनकी शादी कर लेने से सारा कुछ खत्म हो जाएगा। विद्या को तो ये चिंता सताने लगी, अगर नीलू दीदी शादी कर लेती तो भाग्य लक्ष्मी का विवाह कौन करेगा? शादी के बाद अपर्णा की जिम्मेदारी निभाने शुरू न कर दे और अपने भतीजी भाग्य लक्ष्मी को भूल जाए। कविता ने कहा, अरे विद्या भाभी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस उम्र में अब दीदी को शादी करने की क्या आवश्यकता है। अब तो उनके बेटे नीलाश की शादी करने की समय है। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, इस उम्र में प्यार यार के चक्कर में कैसे पड़ गई, वो भी अपने बॉस के साथ ही। भगवान क्या कह सकते हैं। आजकल किसी की उम्र में प्यार, किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है, किसी का भरोसा नहीं। अब बताओ, नीलू दीदी को अपने बॉस से इस उम्र में प्यार हुआ, ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बताओ, अपने बस को अपने प्यार में फंसा लिया। नीलू दीदी ने कितनी समझदार है, ऐसी बचकाना हरकतें करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। देखा, इतनी जल्दी राजेश जीजू को भूल गई, एक बार भी नहीं सोचा। आखिर उनके ऑफिस वाले क्या कहेंगे, कितनी बातें बनाएंगे, कितनी बदनाम है और बेइज्जती वाला काम हो जाएगा है। भगवान, नीलू दीदी को थोड़ी सद्बुद्धि तो कविता भूली। मुझे तो यही समझ में नहीं आया, क्यों नहीं इस शादी की क्या आवश्यकता है। अपना आराम से कमाई और खाएं और अपने बेटे की शादी करके बहू घर ले और अपने भाई भतीजे के साथ मिलकर रहे हैं। जब श्याम बाबू ने नीला और मुखर्जी की शादी की बात की थी
तब से घर में कोहराम मचा हुआ था। ऐसा हाहाकार मचा कि रातों रात कृष्ण और हरि अपने परिवार के साथ नीलू के घर पहुंच गए और नीलू पर शादी न करने का दबाव बनाने लगे, जो श्याम बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सरस्वती को समझने लगी कि नीलू अगर भाग्य में सुख होता तो पहले पति से मिल जाता, दूसरी शादी करके भी सुख नहीं मिला तो क्या तीसरी शादी करोगी? सरस्वती बोली, तुम्हें किस बात की कमी है? तुम तो विधवा वाला जीवन भी नहीं जी रही, तुम्हें हर चीज की छूट है, अच्छी साफ सुथरे सुंदर रंगीन कपड़े पहनती हो, कहीं आने जाने पर तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। ईश्वर की कृपा से राजेश की नौकरी भी तुम्हें मिल गई, अब तुम्हें अपने बेटे का विवाह करना चाहिए, ना कि अपना विवाह करना चाहिए। लड़की का कन्यादान एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। क्यों तुम अपने पाप का भागीदार बना रही हो? हमें भी अपनी माँ सरस्वती की बातें सुनने के बाद नीलू का मन दुखी हो गया। वो फिर से इस बारे में सोचने लगी कि कहीं इसका निर्णय गलत तो नहीं। देवी और रूपा को जब इस बात का पता चला तो दोनों को अपनी बड़ी बहन की नीलू की शादी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन एक बंगाली मांसाहारी व्यक्ति से शादी करना उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा था। देवी बोली, दीदी आपको तो कुछ सोचना चाहिए। वो दोनों ही अपनी बहन को समझने लगी। दीदी हमारा और इनका व्यवहार बिल्कुल अलग है, आप सोच समझकर फैसला को किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में शादी मत करो। रूप बोली, दीदी जहाँ इतना समय गुजार दिया वहीं बाकी समय भी गुजर ही जाएगा और हम दोनों आपके साथ हैं। आप खुद को अकेला मत सोचो, लेकिन सोच विचार करने के बाद निर्णय लेना। अपने छोटी बहनों की बातें सुनने के बाद नीलू और अधिक परेशान हो गई। नीलू सोचने लगी कहीं वो गलती तो नहीं कर रही। सच में मिस्टर मुखर्जी बंगाली कलर से हैं और ब्राह्मण परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ और मिस्टर मुखर्जी बंगाली कलर के हैं और दोनों में बहुत बड़ी असमानता है। और यह सारी बातें होने के बाद नीलू बहुत परेशान हो गई। नीलू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे लोगों को समझाएं और अपनी बात कैसे इन्हें बताएं कि इस उम्र में शादी का वैवाहिक सुख के लिए नहीं कर रहे बल्कि आगे जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी चुन रही है जो मेरे प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करे। कभी उदास हूँ तो वे जाकर पूछ ले, नीला तुम क्यों उदास हो? कोई पूछे, नीलू तुमने खाना खाया कि नहीं तो कभी तनावग्रस्त हो जाऊं। तुम मुझसे पूछे तुम इतनी तनाव में क्यों हो? कोई मुझे अपना अस्तित्व का हिस्सा माने और मेरे दुख सुख को मेरे साथ निभाए, अपने परिवार सदस्यों की तरह मुझे जो अपना माने। लेकिन नीलू का दिल आज बहुत दुखी था। उधर मिस्टर मुखर्जी भी परिवार वालों की बात सुनकर आहत हो रही थी। उन्हें सबकी बातें बुरी लग रही थी और इतनी तीखी प्रतिक्रिया की तो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। परिवार वाले इतनी फालतू की बातें करेंगे, इतनी छोटी सी बात का ऐसे बटन में बना देंगे। अगर मुझे उनकी बातें सुनकर इतना दुख हो रहा है तो नीलू का मान कितना दुखी होगा। श्याम बाबू ने कितनी मुश्किल से नीलू को समझा बूझकर इस विभाग के लिए मनाया था, लेकिन नील ने अपने ही परिवार के सदस्यों ने जो सब खराब कर दिया। अब मिस्टर मुखर्जी को नीलू की चिंता सता रही थी, इसलिए मिस्टर मुखर्जी ने श्याम बाबू के घर जाकर सीधे बात करने की सोची और वो तुरंत ही श्याम बाबू के घर पहुंच गई। श्याम बाबू अपने परिवार की बातों से बहुत दुखी थे। मुखर्जी के आते मिस्टर मुखर्जी को बैठने के लिए कहा और सारी बातें बताने लगे। सरस्वती ने जैसे ही मिस्टर मुखर्जी को देखा तो उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगी। तभी श्याम बाबू बोल, सरस्वती चुप रहो,
श्याम बाबू ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। श्याम बाबू बोल, मेरी बेटी कोई छोटी बच्ची नहीं है, बालिग है, अपने फैसले खुद ले सकती है, किसी की गुलाम थोड़े ही है जो तुम सब अपनी अपनी राय उसे पर थोप रहे हो। श्याम बाबू बोल, सरस्वती तुम्हें इस शादी से एतराज नहीं होना चाहिए, तुम तो उसकी माँ हो, अपनी बेटी का दोबारा घर बजाते देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। और कैसी मन हो तुम, लेकिन तुम्हें तो अपने बेटों की चिंता लगी रहती है। आज तुम्हें नीलू की शादी करना समझ में तुम्हारी इज्जत घट रहा है, तुम्हारी नाक कटवा रहा है। सरस्वती तुम वो दिन भूल गई क्या जब तुम्हारे बेटे ने बुजुर्ग दंपति के घर में चोरी की थी और पुलिस उसे जो घर के अंदर से मारते पीटते हुए लेकर गई थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम्हारे नालायक बेटे हरि ने अपना कर्ज उतारने के लिए उसे बदचलन और चंचल से जो लालच में आकर शादी की थी और हमारी पुश्तैनी जमीन धोखे से बेच दी थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम्हारे बेटे को मैं नॉनवेज खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और मेरे मारने पीटने पर तुम नाराज हो गई थी, उसे वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? आज तुम्हें मिस्टर मुखर्जी के मसहरी होने पर शर्म आ रही है। तुम विरोध कर रही हो जबकि उनके यहाँ नॉनवेज खाया जाता है। हम ब्राह्मण परिवार में तो नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया जाता। फिर भी तुम्हारे दोनों बेटे कहते हैं और पोता पोती भी चोरी छिपे अंडा खाते हैं। सरस्वती तुम्हारे कैसे नियम है? बेटों के लिए अलग और बेटियों के लिए अलग। तुम्हारे दोनों बेटों को हर बार अपनी बहन से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन आज दोनों को नीलू की दूसरी शादी से एतराज हो रहा है। वो बेटा वो बहुत बढ़िया, अपनी बड़ी बहन के एहसानों का बहुत अच्छा बदल चुका रहे हो। श्याम बाबू बोल, सबको असल में मिर्ची इसलिए लग रही है। नीला की शादी करने से तुम सभी के ऐसो आराम में फर्क पड़ जाएगा। दोनों भाइयों को अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ जाएगी। सरस्वती तुम्हारे बेटे दुखी हो या तुम दुखी हो, तुम कभी नहीं सोच सकती। हमेशा तुम्हें अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती है। बेटियों को तो तुमने हमेशा से बोझ ही समझा है। काश कभी तुमने नीलू का दुख समझा होता, उसके नीरस जीवन को समझने की कोशिश की होती। इस रिश्ते के खिलाफ कभी नहीं जाती तुम, लेकिन तुम्हें तो हमेशा अपने बहू और बेटों की चिंता रहती है, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो नीलू की शादी के बाद तुम्हें घर खाली करना पड़ जाएगा और तुम्हारे बेटों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपने परिवार और बच्चों को घर गृहस्थी उन्हें खुद संभालती पड़ेगी। तुम्हारे नालायक बेटों को हर बार नया काम शुरू करने के लिए पैसे कौन देता है? कौन देगा? और फिर सबको नीलू की कमाई से मतलब है। इसके अलावा तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तुम सबकी परवाह नहीं करता। कान खोलकर सुन लो। 2 दिन बाद आर्य समाज मंदिर में मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूँ। जिसका दिल कर आ जाना, जिसको बुरा लगे उसे विवाह में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए बिना उसके आए बिना भी जो विवाह संपन्न हो जाएगा। ये सुनकर सरस्वती, हरि और किशन चुपचाप एक दूसरे कमरे में चलेगा और श्याम बाबू ने मिस्टर मुखर्जी से कहा, बेटा कल आर्य समाज मंदिर में मिलते हैं। मैं सादगी से तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। बेटा लोगों को तो हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। मिस्टर मुखर्जी बोले, ठीक है अंकल। मिस्टर मुखर्जी अब निश्चिंत थे कि शादी तो जरूर होगी। अपर्णा की भी जो रोज नीलम से बात हो रही थी और अपना ने उसे बताया कि
उसके नानी और मामा शादी के खिलाफ हैं। अपनी मम्मी के साथ देने के लिए वह आने की तैयारी कर रहा था। अपना ने नीलम से अपने आने की खबर दे दी थी। उधर श्याम बाबू बहुत खुश थे कि उसकी बेटी का घर फिर से बच जाएगा। परिवार में श्याम बाबू के अलावा किसी को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कोई खुशी भी नहीं थी। लेकिन श्याम बाबू के कठोर व्यवहार को देखते हुए सभी शामिल होने के लिए तैयार हो गए। दोनों भाई और भाभियां जानती थी नीला की खुशी में शामिल होने में उनकी भलाई है। अगले दिन सुबह सुबह अपर्णा नीलू के घर आई और बताया, पापा ने आपकी और अपने लिए 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। आज आप अच्छे से तैयार होकर मंदिर में पहुंच जाना। मैं पापा आपको और मैं और पापा वहीं मिलेंगे। अपना जो मैप के लिए अंगूठी लेकर नीलू को पहनने के लिए दी। अंगूठे थोड़ी टाइट थी। अपना ने दूसरे अंगूठी पहनने के लिए दी तो बहुत ज्यादा ढीली थी। सही में अपर्णा के लिए अपर्णा ने एक और अंगूठी नीलू को दी और वो अंगूठी बोली, यह मेरी माँ की अंगूठी थी। वो अंगूठी नील को बिल्कुल फिट ई नाप लेकर अपना घर वापस आई। मिस्टर मुखर्जी नाश्ता बना रहे थे। अपना ने बताया कि नीला आंटी को मम्मी की अंगूठी फिट लिए। आज आप जल्दी से इसी नाप के अंगूठी बनाने को दे दो। कल तक मिल जाएगी तो मिस्टर मुखर्जी बोले, ठीक है, पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर नाप देने चलेंगे। उधर नीला का बेटा नीलांश भी आ गया था और बोल, कांग्रेचुलेशंस मम्मी, मैं आपके इस फैसले में आपके साथ हूँ और आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। अपने बेटे की बातें सुनकर नीलू बहुत खुश हुई और जल्दी से उसने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। अब नीलू का थोड़ा हौसला बढ़ गया। वो कुछ गलत नहीं कर रही और उसका बेटा उसकी खुशी में शामिल होने आया है तो उसका निर्णय बिल्कुल सही है। अगले दिन सुबह से चहल पहल शुरू हो गई। दोनों परिवार में शादी की तैयारी चल रही थी। कुछ समय बाद दोनों परिवार आर्य समाज मंदिर में पहुंच गई। नीला ने मिस्टर मुखर्जी को भेजी हुई बनारसी साड़ी पहनी। बनारसी साड़ी में जो नील बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिस्टर मुखर्जी इस सदी में नीलू को कब से देखना चाह रहे थे। उन्होंने नीलू के लिए एक सुंदर सेट अंगूठी और पैरों की बजे अपनी तरफ से भेजी। आर्य समाज मंदिर के नियमों के अनुसार दोनों का बड़ी साधारण तरीके से विवाह हो गया। दोनों ने एक दूसरे को जो वरमाला पहनाई और एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। श्याम बाबू ने अपनी बेटी की विदाई मंदिर से यही सोचकर की कि भगवान उसकी नीलू को हमेशा खुश रखे और उसका सुहाग बना रहे। माँ और दोनों भाभियों ने नीलू को गले लगाकर विदा किया। सरस्वती को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने पति के डर से वो सब काम कर रही थी। मिस्टर मुखर्जी के ऑफिस से कुछ सहकर्मी और कुछ ऑफिसर बीमा में शामिल होने के लिए आए थे। नीलू के दोस्त सुजाता स्पेशल उसकी शादी अटेंड करने के लिए कानपुर आई थी। नीलू को दोबारा सुहाग के जोड़े में देखकर सुजाता बहुत खुशी हुई और सुजाता ने कहा, नीलू तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें जीवन साथी के रूप में मिस्टर मुखर्जी जैसे व्यक्ति मिले। मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, या बहुत ही समझदार और व्यवहारिक व्यक्ति हैं। तुम उनके साथ हमेशा खुश रहोगी। विदाई के समय सरस्वती ने श्याम बाबू से पूछा, पहले बता दीजिए, आपकी लाडली विदा होकर मुखर्जी के घर जाएगी या अपने घर नीलांश? नीलांश कहाँ जाएगा? श्याम बाबू इस बात का जवाब देते उससे पहले ही ना बोल दिया, नहीं, हम सब मुखर्जी के घर साथ रहेंगे और यह घर हम खाली कर देंगे।
अब हमारा छोटा सा परिवार है। अपने मम्मी पापा के साथ हम दोनों साथ रहेंगे। ये सुनकर सरस्वती अपना समूह लेकर रह गई। नीलू के विवाह के बाद बिमला अपनी बेटी के साथ रहने लगी। अब उसकी बेटी अध्यापिका बन चुकी थी और एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। नील उसे सहमति लेकर बिमला अपनी बेटी के पास रहनी चली गई। नीलू के विवाह के बाद जो शाम बाबू अपनी पत्नी के साथ वापस घर आ गई और नीलू ने अपने घर का सारा सामान मिस्टर मुखर्जी के यहाँ रख लिया। अपना सरकारी बंगला उन्होंने खाली कर दिया। नीलेश और अपर्णा दोनों खुश थे। दोनों बच्चों को माता पिता का प्यार दुलार मिल रहा था और नीलू एक बार फिर से जीवन की नई शुरुआत कर रही थी। मिस्टर मुखर्जी ने नीलू को पूरा समय दिया। नीलू खुद को इस नए रिश्ते को सहजता से स्वीकार कर ले। खुद मिस्टर मुखर्जी नीलू को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश थे। मिस्टर मुखर्जी के घर में नीलू के आने से रौनक आ गई थी। घर में पसरी खामोशी अब गायब हो गई थी। नीला के माथे पर बिंदिया और मांग में सिंदूर देखकर मिस्टर मुखर्जी मन ही मन सगुन महसूस कर रहे थे। कब से नीलू को इस रूप में देखना चाहते थे। अब जाकर उनकी इच्छा पूरी हुई। अब दोनों पति पत्नी ऑफिस एक साथ जाने लगे। ऑफिस वालों का मुंह भी बंद हो चुका था। नीला 2 महीने की छुट्टी लेकर इंडिया वापस आया था और अब 2 महीने कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। नीलांश के वापस जाने का समय आ चुका था, लेकिन इस बार नीलांश बिल्कुल निश्चिंत था कि उसकी माँ की देखभाल के लिए उनके पिता और छोटी बहन है। अपर्णा तो नीलू को पहले दिन से ही अपनी मम्मी बुलाने लगी थी और माँ बेटी एक दूसरे को अपने सुख दुख साझा करती थी। खूब सारी बातें करती थी। ये देखकर नीलांश को राहत महसूस होती कि दोनों को एक दूसरे का साथ मिल रहा है। अपनी मम्मी को खुश देखकर वो भी खुश थी। कुछ दिनों बाद में इलाज वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। मिस्टर मुखर्जी और नीलू सुखी व्यवहारिक जीवन का आनंद ले रहे थे। नीलू फिर भी से खुशियों को गले लगा लिया था। मिस्टर मुखर्जी नीलू की हर खुशी का ध्यान रखते नीलू को पत्नी के रूप में प्रकार मिस्टर मुखर्जी खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। एक बार फिर नीलू को जैसे फिर से सारी खुशियां मिल गई। राजेश के जाने के दर्द जैसे मिस्टर मुखर्जी ने अपने प्यार से भर दिया। नीलू खूबसूरत एहसास से परिपूर्ण सुखद जीवन की रही थी। उसने फिर से किस्मत की लकीरें बदलने की कोशिश की थी। श्याम बाबू भी अब नीलू को सुखी देखकर निश्चित हो गए थे। नीलू के दोनों भाई बिना किराए दिए बहुत मजे से नीलू के घर में रह रहे थे। नील उन्हें दोनों भाइयों को अपने घर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया था। इसलिए दोनों भाइयों के साथ भविया भी खुश थी कि नीलू की शादी के बाद उन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा। नीलू के जेठ जेठानी अपने छोटे बेटे अविनाश के पास न्यू चलेगा। आरोही ने अपने दादी बैजंती को अपने पास मुंबई में बुला लिया था। अब वह आयुष का पूरा ध्यान रखती थी। बैजंती के आने से आरोही और अनिरुद्ध को घर परिवार संभालने में मदद मिल गई और बैजंती को बुढ़ापे में अपने पोती का साथ मिल गया। नीलांश ऑस्ट्रेलिया में ही काम करने लगा। वहां उसे एक बढ़िया कंपनी में जब मिल गई और अपनी माँ को छोटी बहन और पिता के साथ वो खुश देखकर वो भी वहीं ऑस्ट्रेलिया में निश्चिंत होकर काम कर रहा था। अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी थी और भाग्य लक्ष्मी बैड की ट्रेनिंग कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नीलू सो रही थी। जीवन में जब खुशियाँ आती हैं तो समय का पता नहीं चलता। 5 साल कैसे गुजर गई
पता नहीं चला। आज मिस्टर मुखर्जी को उसके जीवन में आना सपने जैसा लगता था। आज मिस्टर मुखर्जी और नीलू की 5वीं सालगिरह थी। नीलू को कुछ खास देना चाहते थे, इसलिए वह एक डायमंड सेट बनवाकर उसे सरप्राइज देना चाहते थे। वो नीलू को घर छोड़कर अकेले ही सुंदर की दुकान से हीरे का हार लेने जाने लगे। नीला ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलती हूँ तो मिस्टर मुखर्जी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है। मेरा कोई जरूरी काम है, बस आधे घंटे में पूरा करके वापस आता हूँ। और हाँ, आज डिनर होटल में करेंगे। और हाँ सुनो, तुम आज ऐसे तैयार होना कि तुम्हें देखकर बस देखता ही रह जाऊं। नीलू ने शर्माते हुए कहा, आप तो वैसे भी मुझे देखते ही रहते हैं। इतनी तो मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ तो मिस्टर मुखर्जी बोले, अरे मैडम, ये तो मेरे दिल से पूछो कि आप कितनी खूबसूरत है। मैं तो तुम्हें देखते ही हुए सारी उम्र गुजर सकता हूँ। बड़ी शिद्दत से आपको चाहे तब कहीं जाकर आप मुझे मिली हो। तुम्हारे प्यार में पागल रहना ही हमारा काम है। और वो आई लव यू कहकर जो चले गए। ये सुनकर नीलू शर्माते हुए अंदर आ गई और अपना से बोली, आज तुम्हारे पापा पागल हो गए। कहते हैं, आज अच्छे से तैयार हो जाओ, आज होटल में खाना खाना चलेंगे। अपर्णा, तुम भी बेटा तैयार हो जाओ तो अपन ना बोलिए। अरे मम्मी, आप कितनी सीधे हो। आज आपकी शादी की 5वीं सालगिरह है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आज आप दोनों का दिन है, इसलिए आप दोनों साथ में डिनर करने जाओ। आज मैं और भाई ढेर सारी बातें करेंगे। अरे पागल हो गई हो। अपर्णा, नीलू ने कहा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तभी नीलांश का फोन आया कि हेलो मम्मी, कैसी हो आप? तो नीलू बोली, ठीक हूँ बेटा। तो वो कहने लगा, कांग्रेचू मामा, पापा के साथ आज 5 साल कितनी जल्दी गुजर गए। वो कहने लगी, थैंक यू सो मच बेटा। अब तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। नीलांश बोला, मेरी शादी की चिंता बाद में करना। आज आप दोनों का दिन है और आप अच्छे से तैयार होकर पापा के साथ खाना खाने बाहर जो छुटकी और मैं अपने लिए कोई बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। आज आप दोनों घूम कर आओ। और हाँ, तैयार होने के बाद पापा के साथ एक अच्छी सी पिक मुझे भेज देना। अपर्णा ने नीलू को खुद अपने हाथों से तैयार किया। मन बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी पहने गले में सोने का सेट, कानों में झुमके और हाथों में चूड़ियां, माथे पर लाल बिंदिया लगे। अपर्णा ने माँ को एक उपहार में एक सुंदर पर्स देते हुए कहा, माँ, आज ये पर्स लेकर घूमने जाना है। अपर्णा ने माँ के साथ बहुत सारी तस्वीरें खींची और सारी तस्वीरें अपने भाई ने लेंस को भेज दी। नीलांश ने कहा, सच में आप बहुत सुंदर लग रही हो। मम्मी, मुझे अपने काम पर जाना है, कल फोन करता हूँ। ये कहकर नीलांश ने फोन रख दिया। नीलू ने अपर्णा से कहा, तुम्हारे पापा ने काफी देर लगा दी। आधा घंटा का कर गए थे और पूरा 1 घंटा हो गया। अपना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, आपके लिए गिफ्ट लेने गए होंगे। पापा का स्वभाव आपको पता है ना, ऐसा ही करते हैं। आप चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। आप सोफे पर आराम से बैठो, तब तक मैं आपकी एक फोटो अकेले लेती हूँ। तो अपना से नीलू बोली, नहीं अपना, मुझे अकेले तस्वीर खींचवानी नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हारे पापा को आ जाने दो, अपन ना बोले। अरे मम्मी, जब पापा आएंगे तो आप दोनों की एक तस्वीर साथ में ले लूंगी। अभी आपको एक सोलो फोटो लेने दो। पता है, मेरी सब सहेलियां मुझे चिढ़ती हैं कि यार, तेरी मम्मी इस उम्र में भी बहुत खूबसूरत है।
ये कहकर अपर्णा नीलू की तस्वीर लेने लगी। नीलू का इंतजार करते नीलू को इंतजार करते हुए पूरे 2 घंटे हो गए तो नीलू को बेचैनी होने लगे कि आखिरकार मिस्टर मुखर्जी गए तो कहाँ गए, फोन भी नहीं उठा रहे। इतनी लापरवाही तो कभी नहीं करते। नील लोगों को किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। रात गहराने लगी। बाहर कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। नीलू का मन जो किसी अनहोनी से घबरा रहा था, कमरे से वह बाहर झांकने आई तो देखा सामने से बिल्ली रास्ता कट गई। बाहर अचानक से मौसम खराब हो गया और आंधी तूफान शुरू हो गया, जैसे प्रकृति किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। नीलू के दिमाग में बुरे भी ख्याल आ रहे थे। नीलू सो रही थी। कभी ऐसे बिना बताए तो जाते नहीं है और बोलकर गए थे कि आधे घंटे में आऊंगा। आखिर अब तक क्यों नहीं आए? अब नीलू का दिल घबराने लगा। उसे एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी हो रही थी। वह बार बार अंदर बाहर आ रही थी, माना शांत हो रहा था। अपर्णा ने पापा को फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अपर्णा ने कुछ देर बाद दोबारा फोन मिलाया तो फोन मिल गया, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा, क्या आप जल्दी से आनंद हॉस्पिटल चल जाइए। यह सुनते अपर्णा घबरा गई और जल्दी से मम्मी को बताया कि किसी अनजान व्यक्ति ने पापा का फोन उठाया है और उसे हमें आनंद हॉस्पिटल बुलाया। नील और अपर्णा तुरंत अपने पड़ोसी मिस्टर सिंह और उनकी पत्नी के साथ आनंद हॉस्पिटल पहुंचे। वहां का नजारा देखकर अपर्णा बेहोश हो गई। उसके पापा खून से लथपथ बेड पर पड़े हुए थे। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। नीलू ने अपर्णा को जल्दी से संभाला और एक नर्स ने उनके मुंह पर चित दी। पानी के छींटे मार अपना धीरे धीरे आंखें खोली तो नर्स ने चेक किया तो पता चला घबराहट में जो उनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, इसलिए बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आपके पति के सिर पर गहरी चोट लगी है और पूरे शरीर पर मारपीट के निशान है। सीधे हाथ और पैर की हड्डी टूट चुकी है। खून बहुत ज्यादा बह चुका है। हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत को देखकर मुश्किल लग रहा है। मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप बाहर इंतजार कीजिए। अपर्णा ये सुनकर रोने लगी। पहले मारो से छोड़कर चली गई और अब पापा अपना फूट फूट कर रोने लगी। मिसेज सिंह बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने नीलू को कहा, आप अंदर जाकर मिल लीजिए। नीलू मुखर्जी के पास गई और अपने पति की ऐसी हालत खराब देखकर उसके रुलाई फूट पड़ी और रोने लगी। मिस्टर मुखर्जी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन धीरे धीरे नीलू को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने नीलू को अपने करीब आने का इशारा किया। मिस्टर मुखर्जी ने बताया कि जब वो ज्वेलर्स के यहाँ से हीरे का सेट लेने के बाहर वहाँ निकले, अचानक एक कर मेरा पीछा करने लगी। मैंने उनसे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ दूर पहुँचने पर उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। जैसे ही मैं कर नहीं रोक तो उन्होंने अपनी कर तेज करके स्पीड जो तेज करके मेरी कर के सामने लगा दी और मुझे मजबूरी में कर रोकनी पड़ी। शायद उन्हें कहीं से भनक लग गई थी कि मेरे पास हीरे का सेट है। नीलू, मैं वो सेट तुम्हारे लिए खरीदा था और मैं तुम्हें सालगिरह पर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन वो सेट मैं तुम्हें नहीं दे पाया। नीलू ने रोते हुए कहा, ईश्वर आपको स्वस्थ कर दे। मुझे कोई हीरे का सेट नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, बस आप ही मेरे लिए। वन मॉल है, मिस्टर मुखर्जी आगे बोलते तभी कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया
और कर के बाहर निकलकर बेवजह मारना पीटना शुरू कर दिया। दोनों लोगों ने मेरी कर से डायमंड सेट लेकर जाने लगे और छीना झपटी में उन गुंडों ने मुझे बुरी तरह मारना पीटना शुरू किया। मेरे सिर पर गहरी चोट लगने के कारण मैं बेहोश होकर गिर पड़ा और गुंडे डायमंड सेट लेकर भाग गए। किसी भले व्यक्ति ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मिस्टर मुखर्जी का काफी खून बह चुका था, जिसके कारण वहां वो दोबारा भी होश हो गए। नीलू ने जोर से डॉक्टर साहब को आवाज लगाई। नीलम मुखर्जी की ऐसी हालत देखकर घबरा उठी थी और वो आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नीलू ने अपने आंसुओं को पहुंचते हुए मुखर्जी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, आप मुझे छोड़कर मत जाना, दोबारा खुद को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले राजेश ने मुझे अकेला छोड़ दिया और अब आप ये कहकर नीलू फक फक कर रोने लगी। मिस्टर मुखर्जी थोड़ा होश में आते ही बोल, नीलू अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी अपर्णा का ध्यान रखना, तुम्हारे सिवा आप उसका कोई नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। नीला ने कहा, आप ऐसी बातें मत करो, और नीलू रो रही थी। ईश्वर इतने कठोर नहीं हो सकते कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। 2 बार मुझे खुशियाँ नहीं छीन सकते, लेकिन होता वही है जो राम रची राखा, जिसका समय आ जाता है उसे व्यक्ति को अपने जाने का एहसास भी हो जाता है। मिस्टर मुखर्जी को भी एहसास हो गया कि उनका समय पास है और अब उनके पास और ज्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने नीलू से वादा किया कि वो अपर्णा का ध्यान रखेगी, और वादा करो प्लीज, वादा करो। नीलू ने अपने हाथ मुखर्जी के हाथों में लिया और कहा, वादा करती हूँ, मैं अपने ना का ध्यान रखेगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आप जल्दी ठीक हो जाओ और हम सब साथ रहेंगे। नीलू मुखर्जी के सीने पर लिपट कर रोने लगी। आज हमारी सालगिरह, आप ऐसी बातें मत करो, तभी अपर्णा को हो सके। वो जल्दी से पापा के पास आ गई और पापा आप ठीक हो ना? मुखर्जी को थोड़ा होश था। अपनी बेटी का हाथ वह नीलू को हाथ में सौंप दिया और बोले, हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहना, अब उन्हें अपनी माँ का ध्यान रखना है। नील और अपर्णा दोनों हाथ पकड़े हुए थी। मिस्टर मुखर्जी धीरे से बोले, नीलू, इस जन्म में सवार ने हम दोनों के भाग्य में इतना ही साथ लिखा था। काश कुछ और वक्त मुझे मिल जाता तो मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर देता, तुम्हारे सारे गम खुद ले लेता। अफसोस है, ईश्वर ने मुझे इतना ही समय दिया। मुखर्जी नीलू का हाथ पकड़े हुए एक तक देखते रहे और अंतिम सांस लेते हुए अपनी पत्नी और बेटी को देखते ही देखते मुखर्जी के प्राण पखेरु उठ गए। अब नीलू का हाथ मुखर्जी के हाथों से हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। नीलू मुखर्जी से लिपटकर बेहड़ता सा रोने लगी। तभी अपना ने मम्मी के कंधे पर हाथ रख तो नीलू ने अपर्णा को अपनी छाती से लगा लिया और अपना मम्मी से लिपट गई। आज एक बार फिर भाग्य ने नीलू की सारी खुशियां छीन ली थी। बड़े खुश दुखी मन से मिस्टर सिंह मुखर्जी को घर वापस ले आए और नीलांश को भी खबर कर दी। श्याम बाबू को जैसे ही यह सूचना मिली, उन्हें ऐसा हृदय आघात लगा कि दूसरा दिल का दौरा पड़ा और इस बार वो कल के ग्रास में चली गई। वे इस सदमे को सहन नहीं कर पाए। अचानक पल भर में सब कुछ बदल गया। सरस्वती पागलों की तरह राई जा रही थी। बेटी को संभाले या खुद को संभाले, कैसे डांस बांधा है। भाग्य ने कैसा खेल खेला। उसके साथ माँ बेटी दोनों का सुहाग लुट गया। सरस्वती को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। दोनों भाई भी बहुत दुखी थे कि उनकी बड़ी बहन के जीवन में फिर दुखों का पहाड़
पढ़ा हरी और किशन इस दुख की घड़ी में अपनी बड़ी बहन के दुख में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उनके पिता के अंतिम संस्कार की क्रिया कर्मों ने पूरे करने थे। मिस्टर मुखर्जी के पार्थिव शरीर को बर्फ की बड़ी सिलाई पर रखा हुआ था। नीलू और अपर्णा नीलांश के आने का इंतजार कर रहे थे। रो रो कर नीलू के आंसू सूख चुके थे। रात भर दोनों माँ बेटी नीलांश के आने का इंतजार करते हुए रोती रही। आज पति और पिता दोनों शुभचिंतकों को नीला ने एक साथ को दिया था। ईश्वर ने नीलू को बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। इतनी बुरी किस्मत कि पिता के अंतिम दर्शन भी उसे के भाग्य में नहीं थे। जैसे नीलांश घर पहुंच, मम्मी और अपर्णा दोनों का बुरा हाल था। दोनों बेसुध बैठी हुई थी। नीलांश को देखकर अपर्णा फूट फूट कर रोने लगी। नीलांश ने अपनी मम्मी और बहन दोनों को गले लगा लिया। नीलेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी माँ और बहन को समझे, अपनी माँ को दोबारा उसे दुख से गुजर हुए कैसे थामे और क्या 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 कहकर समझे। आज नीलांश का मन दुखी था कि उसका ईश्वर से विश्वास ही उठ गया। मिस्टर मुखर्जी सच में उसे पिता के जैसा प्यार देते थे, स्नेह देते था। मिस्टर मुखर्जी को पिता के रूप में पाने के बाद नीलांश खुद को भाग्यशाली समझ रहा था, लेकिन आज भाग्य उसे रूठ चुका था। उसके पिता मिस्टर मुखर्जी उसे छोड़कर जा चुके थे। तभी मिस्टर सिंह ने कहा, नीलांश पापा के पार्थिव शरीर को रखे हुए बहुत समय हो गया, अब इनका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर देना है और कष्ट मत दो ही नहीं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। नीलांजना ने बड़े दुखी मन से अपने पिता मिस्टर मुखर्जी को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार कर दिया। आज नीलू फिर से अकेली हो गई और एक नई जिम्मेदारी अपर्णा के रूप में नीलू के हिस्से में आ गई थी। नीलू को अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी। भाग्य में सुख लिखा हो तो पहली बार ही मिल जाता है, नहीं तो दूसरी बार भी दुखी मिलता है। दोनों भाई पिता के अंतिम संस्कार के बाद बड़ी बहन के घर पहुँचे और फिर नीलू को सफेद साड़ी में देखकर उनका हृदय रो उठा। अपनी बहन से मिलने के बाद दोनों भाइयों का बहुत बुरा लग रहा था कि शायद हम सभी की बात दीदी को लग गई है। हम सब इतने स्वार्थी हो गए थे कि हमने दीदी के सुख के बारे में कभी नहीं सोचा। सिर्फ दीदी से सुख पाने की इच्छा हमेशा रखी, लेकिन दीदी को सुख देने की इच्छा हमारी कभी नहीं रही थी। हरी और किशन दोनों का मन आज बहुत दुखी था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। समय बड़ा बलवान होता है, पल भर में सब कुछ बदल जाता है और इंसान नतमस्तक होकर समय की मार झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। नीलू के द्वारा बहाने अपनी दीदी के लिए बहुत दुखी थी कि उनकी नीलू दीदी ने सभी का अच्छा किया। मुसीबत में हमेशा अपने भाई बहनों का साथ दिया। पता नहीं कौन से बुरे कर्मों की सजा उनकी दीदी को मिली है और फिर से खुशियां उन्हें उनसे मुंह मोड़ लिया। कुछ महीने बाद नीलू ने खुद को फिर से काम में व्यस्त करना शुरू कर दिया। नीलू ने फिर से रिक्वेस्ट करके अपना ढाबा बदला, वापस अपने शहर में करवा लिया और अपने घर वापस आ गई और अपनी माँ और भाइयों के साथ अपने घर में रहने लगी। बाकी का जीवन राजेश और मुखर्जी की यादों के सहारे ही काटने का निश्चय किया। आखिरकार 2 बच्चों के सच्चा प्यार पाने के बाद भी नीलू के जीवन में अंतिम पड़ाव में अकेला पानी उसके हिस्से में आया। श्याम बाबू ने अपनी बेटी के जीवन में खुशियों का रंग भरने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके भाग्य में नियति ने अकेलापन लिख दिया था। नियति के आगे सभी प्रयास असफल हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी की तकदीर में प्यार की लंबी उम्र नहीं होती।
शायद ईश्वर ने नीलमणि को अपने परिवार और अपर्णा और भतीजे भतीजियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए ही बनाया था। कुछ वर्षों बाद नीलू ने खुद नीलांश का विवाह करवा दिया और अपने बहू बेटा को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और खुद अपने माँ और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। अपना अभी पढ़ाई पूरी करने के बाद मनुष्य चिकित्सक बन चुकी थी और अपनी माँ नीलू के साथ रहने लगी थी। नीला ने अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाई क्योंकि भाइयों को तो आज भी वही हाल था जो पहले था। दोनों भाई जीवन भर खुद तो आत्मनिर्भर बनाने और जीविका चलाने में असफल ही रही। अपनी जी भाग्य लक्ष्मी की पढ़ाई का सारा खर्चा खुद नीलू ने उठाया और अपनी भतीजी भाग्य लक्ष्मी का विवाह उसने बड़ी धूमधाम से किया। आज सरस्वती को अपनी सभी गलतियां का पश्चाताप हो रहा था कि जिन बेटों के लिए वो जीवन भर पति और अपनी बेटी से लड़ती रही, आज वही बेटी उसके पूरे परिवार और बुढ़ापे का सहारा बनी है। वो दोनों बेटे नालायक ही निकले। दोनों बेटियां अपनी ससुराल में अपने परिवार में व्यस्त हैं। कभी कभार फोन पर हालचाल पूछ लेती हैं। आखिर में मेरी बेटी नीलू ने ही मुझे और मेरे अपने छोटे भाइयों और बच्चों तक की जिम्मेदारी को संभाल लिया। नीलू का सारा जीवन अपने परिवार की जिम्मेदारियां को निभाते हुए गुजर गया। कभी कभी नीलू अकेले बैठे सोचा करती, इस समय ने उसे इतनी धन दौलत और शहरात रंग रूप सब कुछ दिया, लेकिन शायद उसकी तकदीर में सुख लिखना भूल गया। सारा जीवन संघर्ष और जिम्मेदारियां निभाने में गुजर गया। वो अनमोल मणि बनाकर सबके जीवन में चमक फलता रही, लेकिन खुद के जीवन में एक कठोर चमकीले पत्थर के सिवा कुछ नहीं था जो दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर लगता था, लेकिन था तो पत्थर ही। शायद तभी कहा जाता है कि रूप की रो कर्म की खाई, ये तो थी नीलू से नीलमणि बनने की कहानी। नीलू के संघर्ष की कहानी, कितने उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।